हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्या हाल चाल है और कैसे हैं? मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझ पे गुस्से होंगे कि सर लगातार आप क्लास नहीं करा रहे हैं। आपको पता है, इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि स्टूडियो को अपने घर पे शिफ्ट कर लिए हैं। ये जो जियो का ईयर फाइबर है यहाँ पे लगा है, लेकिन उस प्रकार से स्पीड नहीं दे रहा है। 100 MBPS का प्लान है, लेकिन इसका डाउनलोड स्पीड 90-95 तक जाता है, लेकिन जो अपलोड स्पीड होता है, जिससे कि हम यूट्यूब पे लाइव क्लास कराएं या एप्लीकेशन पे लाइव क्लास कराएं, वो 5, 6, 7 रहता है। तो ये समस्या भी, इसलिए लाइव क्लास नहीं करा पाएंगे। तो लगातार ये क्लास आपको मिलेगा रिकॉर्डेड, लेकिन ध्यान रहे, घबराइए नहीं। रिकॉर्डेड क्लास में भी आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि आपको कौन से क्वेश्चन में किस पार्ट में दिक्कत होगा, उस पार्ट को मैं बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा और आप पढ़ेंगे तो गारंटी कि आपको समझ में आएगा, कोई डाउट ही नहीं होगा। विशेष डाउट के लिए टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप है, वहां भेजिएगा क्वेश्चन तो पुनः बना के बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो बिहार सिविल कोड चपरासी का प्रैक्टिस सेट है जो मैं चला रहा था, टोटल प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 35 नंबर का मैथ्स जो सिलेबस में है, 35 का हिंदी और 15 नंबर का इंग्लिश, ये सभी रहेगा। चाहे ये वीडियो 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का हो या 2 घंटा का हो। तो एक प्रैक्टिस सेट करने का ये मतलब हुआ कि आप कंप्लीट एग्जाम दे रहे हैं। और यदि आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट का बुक है या आप खरीदने वाले हैं तो मत खरीदिए। बुक में भी प्रैक्टिस सेट ही दिया हुआ रहता है, जो मैं आपको करा रहा हूँ, बेहतर क्वेश्चन अपडेटेड जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, शुरुआत करता हूं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से। और याद रहे डियर कि ये क्लास प्रतिदिन तो अभी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? कि अभी मैं खुद इसका पीपीटी तैयार करता हूं। इस क्वेश्चन को लिखने में, सिलेक्ट करने में, टाइप करने में, पीपीटी को बेहतर तरीका से बनाने में काफी वक्त लगता है। लगभग समझिए तो 1 दिन मेरा चला जाता है। तो 1 दिन पीपीटी तैयार करने में लगेगा, तो दूसरा दिन आपको वीडियो मिलेगा। तो इसलिए आप घबराएंगे नहीं। सप्ताह में कम से कम 3 वीडियो आपका मिलेगा, पियोन वाले के लिए, 3 क्लर्क वाले के लिए मिलेगा। फिर रेलवे का क्लास स्टार्ट करना है, मैथमेटिक्स का, ये बुक जो आपको बताया थी क्रेन पब्लिकेशन का, फिर उसका भी क्लास कराना है। तो धीरे धीरे सब क्लास अपलोड होगा। आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। मैं क्लास लगातार कराऊंगा, ठीक ना। और आप लोग मुझ पर गुस्सा नहीं कीजिए, जो भी मुझसे गलती हुई होगी ना, इसके लिए माफी चाहेंगे। आप लगातार क्लास देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो डियर, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स से। और क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हैं। पता है क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं लिखे हैं? खुद से पीपीटी को तैयार किए हैं और एक बार क्वेश्चन को लिखना, फिर उसको बढ़िया सजाना, फिर प्रश्न संख्या सबको देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि प्रश्न संख्या ना भी देंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉलम से। ऐसे तो मैं क्वेश्चन को भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर तो लिख ही दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके अनुसार समझिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं पीपीटी में नहीं लिखा हूँ, जान करके नहीं लिखा हूँ, ताकि वक्त कम लगे बनाने में। तो डियर, ये प्रश्न संख्या 1 जो आपके सामने है, ये लिखा गया है, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये जो प्रश्न है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपना मन से बनाया हूं। ये प्रश्न अपडेटेड है, यानी कि पूछा हुआ प्रश्न है और एकदम नया प्रश्न है। किस एग्जाम में पूछा गया इसकी टेंशन आप ना ले। आपको इसी टाइप के सवाल आपके पियोन वाले एग्जाम में दिया जाएगा, पूछा जाएगा। तो समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब ये जो दिया गया है सिंप्लीफिकेशन, इसका हल करने पे आंसर क्या आएगा, आराम से आप हल कर सकते हैं। सबको पता है कि सिंप्लीफिकेशन में पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ रहता है उसका हल करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर भी पहले डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी चीज को आप सेम टू सेम लिखिए। 60 डिवाइड 5 लिखेंगे, गुने ये ब्रैकेट के अंदर एक सोल्यूशन करके एक आंसर लाइए। तो 8 डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा डियर 4। पहले डिवाइड की क्रिया करेंगे, 4, 16 में से 4 घटेगा तो 12। एक आंसर आ गया तो ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए, और ये आ गया 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया गया है, तो इस पूरे का आंसर आ गया 12। फिर डिवाइड हो गया 3 और ये बराबर, यानी कि अब आंसर निकालना है। तो फिर यहाँ पे डिवाइड आ गया, तो 60 डिवाइड 5, ये आ जाएगा डियर 12। फिर गुने 12 डिवाइड 3, ये मत सोचिएगा कि फिर 12 लिख देंगे, ये 12 डिवाइड 12 यानी कि 12 डिवाइड 3 यानी कि 4। तो डियर, ये कुल मिलाकर के 12 चौका 48 आ रहा है, यानी कि आपका सही विकल्प जो है वो ऑप्शन ए है। कोई दिक्कत ना होगा सरलीकरण में, पहली बार भी देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी तो ये सब प्रश्न आपको आता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको आंसर पूछा है, देखने से लग रहा है ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये प्रश्न संख्या हो गया डियर 2, 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, जोड़ना आसान है ना,
आराम से आप जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे। इकाई को इकाई के साथ 1 और 4 5, 5 और 7 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 1 और 2 3 और 5 8, 8 8 16 के 6 हासिल 1 हुआ, 1 और 3 4 और 6 10 और 9 19। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आंसर में भी 2 डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद, यानी कि 19.62। चुटकी में आप आंसर बता सकते थे, ये ऑप्शन ए है। अब ये मत सोचिए कि सर इतना इजी सवाल लगातार कराएंगे, नहीं, सभी टाइप्स के सवाल आएंगे, इजी आएंगे, मॉडरेट आएंगे, हाई लेवल के आएंगे, सभी प्रकार के जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा गया है? तो डियर प्रश्न संख्या 3 में लिखा गया है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4/5 और 2/3 के बीच में क्या अंतर है? अंतर बोले तो घटाओ, यानी कि 4/5 अंतर 2/3। किसको पता नहीं है भिन्न का घटाओ? अब देखिए यहाँ 5 और 3 है, इसका जो एलसीएम होगा डियर 5 गुणे 3 15। तो जब इसका एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करने पे ही आए तो आपको एक नया ट्रिक अपनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 तिहाई 12, आपको क्या करना है डियर? नया ट्रिक अपनाना है। 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूना 10 डिवाइड 5 गुणे 3 15, यानी कि डियर 2/15 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। कहिए कि सर इसमें ऑप्शन सी कहां लिखा गया है? इसको ऑप्शन ए मान लेते हैं, इसको ऑप्शन बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ये सब ऐसा मत सोचिए कि ये छूट गया है, इसमें ऑप्शन हम जान के नहीं लिखे हैं, टाइम टेकिंग है। यहाँ ए लिखना, बी लिखना, सी लिखना, डी लिखना, तो कुछ आप मैनेज करेंगे, थोड़ा कम समय लगेगा तो आपकी पढ़ाई में ही समय दूंगा। बाकी सभी में ऑप्शन लिखा गया जहां पे ऑप्शन लिखना आसान था। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 4। डियर ये प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? 30 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये 30 का, 60 का और 72 का एचसीएफ आपको बताना है। पहला तरीका तो डिवाइड मेथड है, जो कि आप जानते होंगे। दूसरा तरीका अंदाज मेथड, या उसको ऑप्शन मेथड बोल सकते हैं। फाइनली आपको ये जानना पड़ेगा कि एचसीएफ होता क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़ा में ये भी आना चाहिए, ए भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। सोचिए 2 के पहाड़ा में ये सब आ जाएगा, लेकिन क्या 2 सबसे बड़ी है इस ऑप्शन में? बिल्कुल नहीं है। 2 से भी बड़ी 3 है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 30 आएगा, 60 आएगा, 72, ये तीनों आ रहा है। क्या 3 सबसे बड़ी है? बिल्कुल नहीं। इससे भी बड़ा 6 है। 6 को चेक करते हैं, 6 के पहाड़ा में 30 आएगा, 60 आएगा, 72 आएगा। क्या 6 भी सबसे बड़ा है? नहीं, सबसे बड़ा तो 12 है। तो 12 को चेक करेंगे तो 12 के पहाड़ा में 30 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, लेकिन आना चाहिए तीनों। तो सिर्फ और सिर्फ 6 के टेबल में आता है, इसीलिए इसका एचसीएफ 6 हो गया। निकालने का कोई जरूरत नहीं जब आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 15 30 और 24 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम बताना है, किसका? 15 का, 30 का, 24 का। ये वाला जो मेथड है आप जानते होंगे निकालने का, लेकिन इस तरीका से एग्जाम में करेंगे तो पेज भी चाहिए, समय भी चाहिए, ऐसे नहीं करेंगे। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म है। लेकिन वैसा छोटी संख्या, वह छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या जो इसके भी पहाड़ा में आए, इसके भी पहाड़ा में आए और इसके भी पहाड़ा में आए। तो 15 के पहाड़ा में 60 आ जाएगा, चलेगा। 30 के भी पहाड़ा में 60 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 24 के पहाड़ा में तो 60 नहीं आएगा, तो ये एलसीएम नहीं होगा। अब सबसे छोटा था 60, हम बोले थे छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो ये सबके टेबल में आ जाए। तो 60 था, लेकिन 15 30 के टेबल में या 24 में नहीं है, इसलिए 60 नहीं हुआ। अब 60 से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो डियर 60 से थोड़ा सा आगे चेक हम करते हैं 120 को। 120 15 के पहाड़ा में आ जाएगा, 30 के भी पहाड़ा में आ जाएगा और 24 के भी पहाड़ा में आ जाएगा। 15 8 120, 30 चौका 120, 24 5 120। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन डी सही हो गया। आगे चेक नहीं करेंगे, सबसे छोटा से छोटा खोजना है। अगर 180 भी लगेगा ना तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको 180 से छोटा 120 पे ही मिल गया है, इसलिए एलसीएम हो गया डियर 120। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या ये हो गया आपका 5। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या लिखा गया है डियर? प्रश्न संख्या 5 में लिखा गया है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात
में साझा की जाती है तो छोटा हिस्सा चॉकलेट क्या होगा। अब देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन है और सो इजी क्वेश्चन है। चॉकलेट को बांटना है, किस रेशियो में बांटना है डियर? 5:2 में। कितना चॉकलेट है टोटल? 21। ये रेशियो में कितना है डियर? 7। तो आप सभी को बताए थे कि रियल बटा रेशियो करते हैं और गुणी जो आपको चाहिए। तो रियल यहाँ पे जो टोटल चॉकलेट है वो 21 दिया गया है। रेशियो में टोटल चॉकलेट बोले तो 5:2 यानी कि 5:2 7 टोटल। और आपको बताना है छोटा हिस्सा ज्ञात कीजिए। छोटा हिस्सा तो 2 वाला ही होगा ना रेशियो में, तो 2 से मल्टीप्लाई 7 या 21 3 दूना 6 चॉकलेट आपका सही जवाब बन जाएगा। उम्मीद है यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या बोले तो 7। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है? तो डियर प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, महिमा ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक हासिल किए। महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या था? तो यहां पे जब भी प्राप्त अंकों का प्रतिशत पूछे तो क्या करना है आपको? 175 अंक है टोटल टेस्ट का नंबर और 175 में से 126 लाता है, तो जितना ये प्राप्त करेगा उतना को ऊपर लिखिए। और ये प्राप्त कर रहा है डियर 175 में से, तो बटा में 175 और गुणे में कर दीजिए 100। यही इसका प्राप्तांक का प्रतिशत हो जाएगा। 25 के पहाड़ा में 25 7 175 25 चौका 100। 7 के पहाड़ा में ये 7 एकम 7 7 8 56 18 गुणे 4 करेंगे 72%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 35 का 12% क्या है? अब इतना छोटा सा जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 8, ये प्रश्न संख्या 8 ही है ना? हाँ, प्रश्न संख्या 8, ये 7 था तो इसमें 7 लिखना चाहिए। ये प्रश्न संख्या 7 हो गया, ये प्रश्न संख्या 8 हो गया। तो 35 का 12%, किसको पता नहीं कि 35 का 12% कितना होगा? एकदम इजीली आप निकाल सकते हैं। 35 का 12% यानी 35 गुणे 12/100। 5 के पहाड़ा में चाहे तो आप काट सकते हैं, लेकिन जब बाटा में 100 रहे और ये पूरा पूरा कटने वाला ना हो तो क्या करना चाहिए? सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड करना आसान रहेगा। तो 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो 12 5 60 के 0 हासिल 6, 12 तिहाई 36 और 6 42, डिवाइड हो गया डियर 100। ये 0 से 0 कट जाएगा तो डिवाइड करके आएगा 4.2, यानी कि इसका परसेंटेज था 4.2%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या लिखा गया है? 434 रुपए में एक पेन बेचकर रमेश 24% लाभ कमाता है। रमेश ने पेन किस मूल्य पर खरीदा था? तो यहाँ पे 434 रुपए में बेचकर, तो डियर ये सेलिंग प्राइस हो गया 434। 24% का लाभ कमाता है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 24%। और आपको बताना है कॉस्ट प्राइस का क्या होगा। ये जो 24% का लाभ है ना, इससे आप दो बात समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बनाने में। ऐसे तो ये प्रश्न एक लाइन में ही बनेगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत है। तो ये 24% जब देखे कि ये लाभ हो रहा है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि 100 में यदि सामान खरीदा होगा तो 124 में बेचा होगा, प्रॉफिट रहेगा तो जोड़ देना है। ये 434 डियर क्या है? ये 434 सेलिंग प्राइस है रियल में। ये जो हम माने हैं उसमें सेलिंग प्राइस कितना है? 124, तो 124 से कर दीजिए डिवाइड। और आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना माने? 100, तो 100 से कर दीजिए गुना। अब इसको कटिंग कुटिंग स्टार्ट कर दीजिए। 4 के पहाड़ा में ये कटेगा क्या? 4 के पहाड़ा में काट सकते हैं 4 12, 4 एकम 4, यही ना? और 4 के पहाड़ा में कट जाएगा डियर 25। क्या 31 के पहाड़ा में ये कटने वाला आपको लग रहा है? 31 के पहाड़ा में ये नहीं कटेगा, क्योंकि 31 चौका 31 दहाई के 310, फिर 31 का अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे डियर आपको परफेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा पॉइंट में, तभी जाकर के यहाँ पे कोई उपाय होगा। अब ये कैलकुलेशन देकर के आप डरिए मत।
434 में डिवाइड कीजिए 31 से। 31 से कम 31 आप तो लगा ही सकते थे, घट के ये आ जाएगा, 3 में से गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12, और ऊपर से 4 उतारिएगा ना, तो 31 के पहाड़ा में फिर ये 4 मरतबे लग जाएगा, 124, तो ये 14 मरतबे लग गया डियर, यानी 31 के पहाड़ा में 14 बार में कट गया। 14 गुणे 25, 14 25 70 के 0 हासिल 7, 14 दूना 28 और 7 35, यानी 350 रुपया इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य। सो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या लिखा गया है, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल्य बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज नहीं दिया गया है उसके लिए हम 100 मान लेंगे, यह मान के चलते हैं, अंकित मूल्य बोले तो MRP, यह मान के चलते हैं कि MRP इसका 100 था, डिस्काउंट कितने का कर दिए डियर, 12% का। अब सोचिए 100 के सामान पे 12% का डिस्काउंट कर देंगे तो आप उसको बेचेंगे कितना में, बोले कि सर बेचेंगे 100 माइनस 12, बोले तो 88 में बेचेंगे, लेकिन रियली में तो हम 132 में बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं रियली में 132 में, लेकिन जो माने हैं उसमें 88 में बेच रहे हैं, तो 88 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे, जो निकालना है अंकित मूल्य निकालना है, तो 100 से गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 के पहाड़ा में ये काट लीजिएगा 11 मतलब 8 के पहाड़ा में क्या ये कटेगा, 8 एक कम 8, 5 दूना नहीं कटेगा, 4 के पहाड़ा में कटेगा, ये कट जाएगा, लेकिन 4 के 12, 4 के 12 ये भी कट जाएगा, तो 4 के पहाड़ा में 22, 4 के पहाड़ा में 25 इसको काट लीजिए, और 22 6 का 32 हमको ये नजर आ गया, कट जाएगा। 6 गुणे 25 सबको पता है 150 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं डियर प्रश्न संख्या 11 की तरफ, और प्रश्न संख्या 11 ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है प्रश्न संख्या 11 में, एक मिनट, प्रश्न संख्या 11 में लिखा गया है डियर कि 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% पर जमा 2500 रुपया पर अर्जित ब्याज आपको बताना है। अब देखिए 3 वर्ष तो टाइम हो गया, 3 वर्ष तो टाइमिंग हो गया 3 वर्ष, 4% प्रति वर्ष 4%, यानी कि रेट आपको मिल रहा है 4%, जमा 2500 है, 2500 जमा का बोलिए प्रिंसिपल 2500, तो अर्जित ब्याज होगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे निकालना है। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जब कोई ब्याज की चर्चा ना किया गया हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सीधे समझना है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट ही चाहिए। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बहुत तरीका है, पहला तो आप फॉर्मूला जानते हो कि SI बराबर P गुणे R गुणे T/100, यानी 2500 गुणे 3 गुणे 4 डिवाइड 100, ये देखिए 100 ये 0 कर देंगे, 25 के 75, 75 चौका हो गया 300, तो आंसर मार दीजिएगा डी। और दूसरा तरीका आप मुजबानी ये भी कर सकते थे कि एक साल में ये R बराबर 4% प्रति वर्ष का ब्याज है, तो एक साल में ब्याज 4% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 4 3 12%, 12% ब्याज किसका मिलेगा, तो 12% डियर 2500 का मिलेगा, तो मन ही में सोच सकते थे 2500 का 12% बोले तो 12/100, ये काट देंगे 25 गुणे 12, फिर आ जाएगा 300, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 में क्या लिखा गया है, यदि ब्याज प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि 10% यही में लिखा गया है, तो 2 वर्ष के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये आपको रेट दिया गया है 10%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और प्रिंसिपल दिया गया है डियर 1400, और CI बराबर व्हाट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि 10% है, जब रेट ही चक्रवृद्धि है तो ब्याज भी चक्रवृद्धि मिलेगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आसान तरीका 2 साल 3 साल के लिए रेशियो मेथड सही रहेगा। ये जो 10% है इसका वैल्यू सबको पता है 1/10 होता है, तो यहाँ पे डियर प्रिंसिपल लिखेगा और यहाँ पे अमाउंट लिखेगा, नीचे वाला होता है प्रिंसिपल 10, और ब्याज में हमेशा जुटता है ऊपर वाला, क्योंकि ब्याज में तो प्लस ही मिलेगा,
तो 10 से हो जाएगा 11। और ये कितने सालों के लिए है डियर? 2 सालों के लिए। इसको 2 बार लिखते हैं और आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। 10 9 के 100, 11 11 121। अब देखिए यहाँ पे CI कितना मिला? 21। 100 रुपया प्रिंसिपल है, ये मान के चलिए। ये रियल नहीं होता है, ये रेशियो होता है। 100 रुपया अगर प्रिंसिपल होगा तो 121 रुपया उसको मिलेगा टोटल। तो ब्याज कितना मिला डियर? 21 का। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे परफेक्ट हमको प्रिंसिपल दिया गया है 1400, तो 1400 परफेक्ट प्रिंसिपल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल जो आया है वह 100 आया है और हमें चाहिए ब्याज, यानी 21 से मल्टीप्लाई। ये काट देंगे 14 गुणे 21। 14 कम 14 के 4 हासिल 1, 14 दूना 28 1 294 रुपया। तो करेक्ट ऑप्शन मार दीजिएगा भी, कोई दिक्कत नहीं समझने में। आ गया? चलिए बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या ये था आपका 12। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। अब देखिए ये बड़ा सा प्रश्न है, देख करके तो आप घबरा गए होंगे, लेकिन घबराइए नहीं। इतना बड़ा प्रश्न है लेकिन बन जाएगा छोटा सा जगह में, समझने में सिर्फ देरी है। प्रश्न में लिखा गया रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः 150 और 200 रुपए का निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ का अनुपात 1:2 के अनुपात में तो रवि और रश्मि के भी साझा किया गया था, तो कितने महीनों के बाद रवि ने अपना पैसा निकाल लिया? ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अब पार्टनरशिप का मतलब ये मत समझिए काफी डिफिकल्ट होगा। पार्टनरशिप में लिखा हुआ प्रश्न बहुत बड़ा होता है, लेकिन बनेगा 2 से 3 लाइन में। समझना जरूरी है, इसके लिए 5-6 लाइन भी जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा रवि का है, तो यहाँ पे चर्चा है रवि का और रश्मि का। तो आपको करना क्या है कि इसका जो पैसा है, पैसा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल यानी कि पूंजी, इंग्लिश में कैपिटल, हिंदी में पूंजी, इसका 150 है और इसका 200 है। ये है, आप चाहे तो इसको उड़ा सकते हैं किसी टेबल में। 50 या 150, 50 का 100 रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब बोला गया है निवेश क्या, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। अब देखिए रवि कुछ महीनों के बाद वो अपना पैसा वापस ले लिया, पता नहीं कितना दिन बाद पैसा वापस ले लिया होगा। तो डियर ये मान के चलते हैं कि 12 महीना में वो x महीना साथ में रहा, 12 महीना में x महीना साथ रहा, तो कितना महीना साथ नहीं रहा? तो 12 माइनस x बोलिएगा, यही ना बोलिएगा। तो यहां पे अगर समय की बात करें तो रवि पैसा निकाल लेता है, निवेश किया लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद पैसा निकाल लिया। मुझे पता नहीं कि कितने महीने तक ये पैसा रखा था, ये मान के चलते हैं कि इसका पैसा x महीना तक चला, ठीक है। उसके बाद यदि 12 महीने के अंतिम में लाभ होता है। अब देखिए जब अंत में लाभ होगा तो जो पैसा निकाल लिया है उसको लाभ कम होगा, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया वो लगातार रहता है। तो 12 महीने के अंत में बंटवारा किया जाएगा, तो पैसा रवि निकाल लिया, रश्मि तो नहीं निकाली है, तो रश्मि 12 महीना के 12 महीना रहेगा। अब यहां से आपको क्या करना होगा कि पूंजी का मल्टीप्लाई यदि समय से कर देते हैं तो ये जो अनुपात देगा डियर, यही लाभ का अनुपात देगा। तो यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x, और 12 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा डियर 48। लेकिन यहाँ पे जो लाभ है वो किस रेशियो में डियर? 1:2 के रेशियो में। तो यहाँ पे है 1:2 के रेशियो में। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे कि 3 के पहाड़ा में इसको काट देंगे, 16 मात्र दें। ये हो गया x:16, तो इसको आप लिख सकते हैं x/16, और ये 1:2 है तो 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर तो यहां से x का मान आ जाएगा 8, यानी रवि जो है ना इस साझेदारी में 8 महीना तक साथ में रहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको फिर से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए लिखा गया है कि रवि और रश्मि साझेदारी में कोई बिजनेस करता है। रवि लगाता है 150 रुपया पूंजी और ये लगाता है 200। अब 150 और 200 से कोई लेना देना नहीं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिए, 3:4 आ गया। उसके बाद समय, रवि कितना दिन बाद पैसा निकाल लेते ये मुझे पता नहीं, ये मान के चलिए कि x महीना तक ये पैसा रखा, उसके बाद निकाल लिया, तो x महीना तक यहाँ रखा ये। और रश्मि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो 12 महीने के बाद लाभ बढ़ता है तो ये 12 महीना तक रहेगा।
आप सभी को पता होना चाहिए, पूंजी को समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लाभ का रेशियो देता है। पूंजी को समय से मल्टीप्लाई किए 3x और यह आ गया 48। 3 के पारे में इसको काट देंगे 16 मतलब तो x अनुपात ये 16 हो गया। ये हो गया लाभ का अनुपात जो अपने द्वारा आया है, लेकिन रियल में दिया गया है लाभ का अनुपात जो है ना 1:2 है, यानी ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। 100/16 बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का मान 8, यानी 8 महीना तक रवि व्यापार में रहा और उसके बाद निकल गया। तो कितने महीने बाद निकला डियर? 8 महीने बाद निकला, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब देगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या लिखा गया है? 18, 27 और एक संख्या की औसत 30 है। तीसरी संख्या क्या है? अब देखिए औसत के प्रश्न कौन नहीं जानता होगा। ये प्रश्न संख्या 14 है, एक संख्या 18 है, दूसरा 27 है, जोड़ देंगे। तीसरी संख्या मुझे पता नहीं है। औसत का मतलब कि ये जितना संख्या रहेगा उसको उतना ही से डिवाइड करेंगे तो ये औसत हो गया। और औसत आता कितना है ऐसे? 30, तो बराबर कर दीजिए 30 बटा में कुछ नहीं तो एक। 18, 27 सबको पता है 45 होगा। 27 और 8 35 और 10 45 प्लस x बटे में 3, 30/1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 प्लस x बराबर हो गया डियर 90, तो x का मान आ जाएगा डियर 45, यानी तीसरी संख्या जो थी वह 45 थी। ऑप्शन डी परफेक्ट जवाब। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 15। क्या लिखा गया है? व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? सोइजिए प्रश्न। आप सभी को पता है कि ए व्यक्ति है जो कि 48 मिनट का समय ले रहा है, और बी व्यक्ति है जो कि 60 मिनट का समय ले रहा है। टोटल वर्क कितना है इसके लिए हम क्या करते हैं डियर? ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 240 हो जाएगा। ये 240 काम में 48 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा डियर 48 × 240 ना, और ये 240 में 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो डियर ये होता है क्षमता। अब सबको पता है कि समय निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला को, समय बराबर टोटल वर्क डिवाइड टोटल क्षमता, ये और भी दोनों का क्षमता, यानी कि 5 और 4 9, ये हो जाएगा समय। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 240 डिवाइड 9, तो यहाँ पे 9 दूना 18, घट के आएगा डियर 6 0, 9 6 54, यानी घट के आ जाएगा डियर 6। समय इसको बोल सकते हैं 26 पूर्णांक, ये जो 6 नीचे में आएगा ये सबसे ऊपर होगा, रिमाइंडर को जिससे डिवाइड करेंगे ये नीचे, इतना मिनट का समय हुआ। अब यहां से मुझे नहीं लगता है कि सेकेंड सहित आंसर निकालने की जरूरत है। 26 मिनट कुछ सेकेंड होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। लेकिन यहाँ पे कथन है कि सर अगर सभी में 26 मिनट दिया हुआ होता और सेकेंड अलग अलग होता तो फिर कैसे करते? तो डियर ये 26 मिनट हो गया, इसको हम बोलेंगे 26 मिनट, और ये 6/9 मिनट, इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 60 से करते हैं, तो मिनट ये परफेक्ट है, तो इसको जैसे का तैसे रहने दीजिए। ये मिनट जो है ये डेसिमल में आएगा, तो इसको हम सेकेंड में बदलते हैं। 6/9 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 3 के पावर में 3 दूना 6, 3 के 9, 3 के पावर में 20, यानी 20 दूना 40, तो हो गया 26 मिनट 40 सेकेंड। सही जवाब यही। बाकी अगर ऑप्शन सेम रहता 26 मिनट और अलग अलग सेकेंड रहता तो आप ऐसे करके आप पकड़ लेते। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने 16। क्या लिखा गया है? राजेश 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल सकता है, यानी कि पैदल चल सकता है, या 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से साइकिल चला सकता है। परिवहन के दो तरीकों के संयोजन से, मतलब दोनों तरीका लगा करके उपयोग करके 600 मीटर की दूरी तय करता है। करने में उसे 45 सेकेंड का समय लगता है।
राजेश ने कितनी देर तक साइकिल चलाई। अब देखिए यहाँ पे अगर बेसिक से आप जाइएगा तो ये 600 मीटर डिस्टेंस है। ये 600 मीटर डिस्टेंस में साइकिल से भी जा रहा है और पैदल भी जा रहा है। तो पहले आप बेसिक से समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे ट्रिक से, एकदम सेकंडों में आप बना पाएंगे। पैदल भी है और साइकिल से भी है। अब देखिए यहाँ पे समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है। तो साइकिल से कितना दूरी तय किया और साइकिल से चाल क्या है, डिवाइड करेंगे तब समय आएगा। यानी दूरी तो निकालना पड़ेगा ना, चाल भले ही इसका दिया गया है। तो यहाँ अगर हम चाल की बात करें तो इसका चाल दिया गया है, पैदल चलता है 5 मीटर प्रति सेकेंड और साइकिल से चल रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। चाल तो दे दिया गया है, समय के बारे में दूरी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब ये 600 मीटर है तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि 300 मीटर इससे चलेगा 300 मीटर इससे, तो गलत हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये मान के चलते हैं, साइकिल के बारे में चर्चा किया गया तो मान लेते कि x मीटर साइकिल से चला, 600 में से x मीटर साइकिल से चला तो 600 माइनस x मीटर चलेगा डियर, किससे 600 माइनस x मीटर चलेगा पैदल। तो ये हो गया आपका दूरी। अब सभी को पता है कि समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, यानी कि यहाँ पे दूरी 600 माइनस x बटा में ये चाल, ये समय आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा डियर x बटा में 20, ये समय आ गया। दोनों समय को जोड़ेंगे तो 45 सेकेंड के बराबर आएगा। और यहां से डियर आप x का वैल्यू निकाल पाएंगे, x बराबर 500। तो यहां से x का वैल्यू जैसे ही 500 निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 500 मीटर साइकिल से चला, 600 में से 500 इससे चला तो 100 मीटर ये इससे चलेगा। अब यहाँ पे समय निकालिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो 500 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 25 सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये 25 सेकेंड जो सही जवाब हुआ, क्या यही तरीका से आएगा या और भी तरीका है? तो और भी तरीका है डियर। करना क्या पड़ेगा, आपको ऑप्शन मेथड लेकर के चलना पड़ेगा। टोटल समय है डियर कितना, 45 सेकेंड। तो टोटल समय 45 सेकेंड का है। राजेश कितनी देर तक साइकिल चलाता है, तो ये सब जो ऑप्शन दिया गया है ये साइकिल का दिया गया है। और हमें एक पैदल अपना मन से समय निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, टोटल अगर 45 सेकेंड का समय है, 15 अगर मान लेते कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन इसको ये मानिए ऑप्शन ए सही है, तो 15 सेकेंड अगर साइकिल से चलेगा तो 30 सेकेंड पैदल चलेगा। अब देखिए इसका स्पीड दिया गया है, पैदल का स्पीड 5 है, तो 30 25 150 मीटर यहां तय किया। और ये 20 के स्पीड से चलता है तो 15 दूना 300, 15 20 300, तो 300 और 150 साढ़े 400 ही दूरी पूर पाता है। यहाँ पे टोटल दूरी डियर 600 है, इसीलिए ये गलत हो गया। ये 20 सेकेंड है तो ये 25 सेकेंड होगा। 25 गुने 5 तो 125 मीटर ये पैदल चलेगा। 20 गुने 20 यानी कि 400 मीटर ये साइकिल से चलेगा। तो 400 और 125 क्या 600 होगा, नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए 25 सेकेंड साइकिल से चलेगा तो 20 सेकेंड पैदल चलेगा, तो 20 25 100 मीटर चला पैदल। और 25 गुने 20 क्योंकि साइकिल का स्पीड 20 है, 500 मीटर चलेगा साइकिल से। दोनों डिस्टेंस मिला के 600 हो गया। तो ऐसे आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आप देखिए डियर प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में दिया गया एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, कमरे की चारों दीवार का कुल क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भी कमरा का जो शेप होता है, आकार होता है, वह होता है डियर घनाभ टाइप का। कोई घनाभ और कोई कमरा को लीजिएगा तो उसका शेप सेम रहेगा। तो किसी भी कमरा का टोटल क्षेत्रफल की बात करें फर्श और छत लेकर के, तो ये घनाभ का पूर्ण सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी 2 × LB + BH + HL होगा। लेकिन जब मुझे सिर्फ चारों दीवार का निकालना है, ऊपर नहीं रहना चाहिए छत और नीचे फर्श का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, तो इसको हम बोलते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो आपको याद होना चाहिए कि वक्र सतह का जो क्षेत्रफल होता है डियर वो 2H × L + B होता है।
तो यहाँ पे पहले जो दिया गया उसको लिखिए। तो दिया गया है डियर किसका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि L इंटू एल बी और H, इसका रेशियो दिया गया है 5:4:2 दिया गया है। ये पहले का है, आराम से समझिए ताकि परीक्षा में इस प्रश्न को आप चुटकी में कर पाएंगे। मैं अगर चुटकी में कर दूंगा तो आप नहीं समझेंगे तो कष्ट आपको हो जाएगा, तो एग्जाम में आप चुटकी में नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अगर बेटर तरीका से आपको समझा दूंगा, आप समझ गए, तो आप प्रश्न को चुटकी में कर पाएंगे। वो सारे तरीके मैं आपको बताता हूँ ना, इतना तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, लिखना आपको कितना ये भी मैं बता देता हूँ। ये सब आपको थोड़ी लिखना है पहले और बाद, LBH क्यों लिखना है, सिर्फ काम से आपको मतलब है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है ना। तो देखिए करना क्या है कि लेंथ में 20% का वृद्धि, लेंथ में 20% का वृद्धि, तो 5 का 20% कितना होता है, 1, 5 गुने 1/5 यानी 1 का वृद्धि, यानी कि 5 का 20% 1 होता है, तो 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा डियर 6, तो ये 5 से हो जाएगा 6 जब 20% बढ़ेगा। फिर ये 4 है, फिर 25% बढ़ेगा, तो 4 का 25% क्या होगा, 1 होता है, तो 4 से ये हो जाएगा 5, और फिर 2 का 25% कम हो जाएगा, 2 का 25% निकालेंगे तो 0.5, यानी कि 0.5 की कमी, तो 2 में से 0.5 की अगर कमी करते हैं तो डियर ये आ जाएगा कितना, 1.5। अब देखिए यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना है, कौन सा क्षेत्रफल, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का जो क्षेत्रफल होता है डियर आप सभी को पता होना चाहिए 2H इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2H की बात करें तो यहाँ पे 2H, तो यहाँ पे H 2 है, तो 2 दूना 4, और 4 गुने एल प्लस बी यानी कि 5 4 9, ये हो जाएगा डियर 9 चौक 36। और यहाँ पे अगर बात करें तो यही फॉर्मूला लगेगा, फिर 2H यानी कि 1.5 दूना 3, 3 और 6 5 11 यही हो जाएगा 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 33 इसका क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, फीट रहेगा तो फीट स्क्वायर। तो ये 36 पहले क्षेत्रफल था, अब 33 हो गया, तो डियर कमी कितना का हुआ, 3 का कमी हुआ कि नहीं हुआ, 3 का कमी किस पर हुआ, तो 36 पे हुआ। अब ये कितना भाग है, मूल भाग का, तो मूल भाग को नीचे रख दिए, मूल क्षेत्रफल का, इसको काट देंगे तो 1/12 का क्या हो गया डियर, कमी हो गया, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। डियर प्रश्न संख्या 18 में क्या लिखा गया है, तुहिन और प्रणव क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। तुहिन से शुरू करने पर 1 मिनट के लिए बारी बारी से प्रत्येक कार्य पूरा होता है। अंतिम में कार्य करने वाले को अपने अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय तक कार्य करने की अनुमति होती है। कार्य पूरा होने में दोनों को कितना समय लगेगा, बेटर तरीका से पहले समझिए। बनाने का तो 3 से 4 लाइन में प्रश्न बन जाएगा, लेकिन समझाने के लिए 8 से 10 लाइन लेना पड़ेगा। फिर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लाइन है जिसको आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, 3 से 4 लाइन में आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति का चर्चा किया गया है, एक तुहिन का, T फॉर तुहिन, P फॉर प्रणव। तुहिन करता है काम को 42 दिन में, सॉरी 42 दिन में 42 मिनट में, और ये करता है 70 मिनट में। ये मिनट हो गया दिया 42 मिनट और ये 70 मिनट। टोटल वर्क पता नहीं, 42 और 70 का जो एलसीएम होगा वो 210 होगा। क्षमता निकालने के लिए आप सभी को पता है 210 में 42 से भाग करेंगे तो 5 काम प्रति मिनट ये करेगा, और ये 3 काम प्रति मिनट ये करेगा। अब बारी बारी से काम करना है, लेकिन स्टार्ट कौन कर रहा है, काम तुहिन से शुरू हो रहा है। तो पहला मिनट में जो काम करने आएगा ये कौन आएगा डियर, तुहिन आएगा। दूसरा मिनट में जो काम करने आएगा ये प्रणव आएगा, और फिर आगे चलते रहेगा। तीसरा मिनट में फिर तुहिन आएगा, चौथा मिनट में फिर प्रणव आएगा, और ऐसे ये चलते रहेगा। जब पहला मिनट में तुहिन आएगा तो ये 5 काम प्रति मिनट कर रहा है, तो ये 5 काम कर देगा। ये दूसरे मिनट में प्रणव आएगा जिसका क्षमता 3 काम पर मिनट, तो ये 3 काम कर देगा। इस प्रकार से 210 काम को खत्म करना है। तो करते क्या है कि समय बराबर टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं, टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं एक शिफ्ट के काम से। इसको हम बोलेंगे डियर एक शिफ्ट, और ये एक शिफ्ट में हो गया डियर कितना दिन,
एक शिफ्ट बराबर हो गया 2 दिन नहीं बल्कि 2 मिनट। क्यों? क्योंकि अब रिपीट होगा, तो जब रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो उससे पहले को एक शिफ्ट बोलिए, ये सब मिलाकर लगा 2 मिनट, तो एक शिफ्ट में 2 मिनट। तो इसमें डिवाइड कर देंगे डियर, 210 काम है, एक शिफ्ट में 5 या 3 8 काम होता है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूना 16, ये बच गया डियर 5 0, 8 6 का 48, तो ये घट गया 2, यानी कि 2 काम बच गया। 26 शिफ्ट चलेगा ना, 26 शिफ्ट लगातार, तो 2 काम बच जाएगा, यानी कि 208 काम हो जाएगा। 208 काम को होने में कितना समय लगेगा? 26 गुने 2, क्योंकि एक शिफ्ट में 2 मिनट, तो 26 शिफ्ट में 26 गुना 52 मिनट समय हो गया। लेकिन ये जो 2 काम बचा हुआ ये कौन करेगा? जब शिफ्ट समाप्त हो जाएगा तो फिर से अगर स्टार्ट हुआ काम करने के लिए तो स्टार्ट तुहीन को करना पड़ेगा। तो ये जो 2 काम है ये तुहीन करेगा। कौन करेगा डियर? तुहीन करेगा। तो तुहीन करेगा तो ये समय कितना लेगा डियर? समय बराबर सबको पता है, टोटल जो वर्क होता है उसको ऊपर रखते हैं, 2 काम है और इसकी क्षमता 5 है, इतना मिनट में काम को समाप्त करेगा। लेकिन ये मिनट को सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, 5 से काट देंगे 12 मरतबे, यानी कि 24 सेकेंड हो जाएगा। तो 26 गुना 52 मिनट इधर हो गया और 24 सेकेंड इधर हो गया, तो टोटल जो समय लगा वो समय लगा 52 मिनट 54 सेकेंड। जब आप ये सारे बात समझ जाते तो कौन कौन सा बात आप नहीं लिखते, ये नहीं लिखना जरूरी था, ये मिनट लिखना भी नहीं जरूरी था, मुझबानी या बोल सकते थे कि 210 हो जाता है, ये 5 तो आप लिखते हैं, ये मिनट फिर यहाँ नहीं लिखना था, ये सब काट देते। ये सब क्या करना था, ये 1 मिनट 2 मिनट समझ जाते कि 5 या 3, एक शिफ्ट में 8 काम करेगा, तो आप ये बात भी नहीं लिखते, सीधे 210 में 8 से डिवाइड करते, 26 गुना 52, यानी कि 52 मिनट हो गया। ये 2 काम बच गया। शुरुआत किससे करेगा? जिससे स्टार्ट ही किया है, अंत हो गया है प्रणव से, तो फिर शुरुआत करेगा शिफ्ट का शुरुआत, तुहीन ही करेगा, तो तुहीन काम करेगा 2 काम 5 के हिसाब से, गुने 60 कर देंगे 24 सेकेंड, यानी कि 52 मिनट 24 सेकेंड। तो कर सकते थे आप 2 से 3 लाइन में, लेकिन ये सब बात आप समझ जाएंगे तब। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया रविंदर रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। ठीक है, एक दिन वो सुबह 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति की 3/4 गति से तय की। 1/3 दूरी यदि वह सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने में सफल हो गया, तो यात्रा के शेष भाग में जो वह रविंदर का चाल था वह अपनी सामान्य गति की कितनी गति से यात्रा की। अब देखिए, ये मान लेते कि रविंदर का घर है यहाँ पे और ये इसका ऑफिस है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि 8 बजे अपने घर से निकला, लेकिन 1/3 दूरी सामान्य गति की 3/4 से, 1/3 दूरी बोला, तो इस दूरी को हम 3 भाग में बांट देते हैं। ये 3 भाग में हम दूरी को बांट दिए। अब ये 3 भाग में हम दूरी को बांटे हैं, तो अपना मर्जी से दूरी को कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये पूरा दूरी 3 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, तो टोटल दूरी कितना हो गया डियर? 3 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो गया, शुरुआत का डिस्टेंस, शुरुआत का क्या डिस्टेंस ऑलवेज सेम रहेगा, होम टू ऑफिस ऑलवेज सेम रहेगा, तो डिस्टेंस हो गया डियर 3 किलोमीटर। पहले 8 बजे चलता था, 9:30 बजे पहुंचता था, तो समय लेता था डियर कितना? समय लेता था 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को हम 3/2 आवर बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यहां से जो चाल निकलेगा भी, चाल बराबर होता है डियर दूरी बटा में समय। दूरी है 3 और बटा में जब समय करेंगे 3/2, जैसे ही 3/2 करेंगे तो ये पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कि पहले का स्पीड है इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहले का स्पीड है डियर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब नया बात क्या है कि वो घर से 8 बजे तो निकल गया, अब घर से 8 बजे तो निकल गया, लेकिन 1/3 दूरी, 1/3 दूरी नया डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 1/3 इसका 1 किलोमीटर सामान्य गति के 3/4 से चलता है, तो इसका सामान्य गति पहले कितना था? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ये चलेगा, चाल चलेगा 2 का 3/4 से,
यानी इसको काटेंगे ना तो 3/2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह चलेगा। ठीक है, चला। तो यात्रा के शेष भाग में रविंदर ने अपनी सामान्य गति की कितनी गति से यात्रा की? तो यहाँ पे डिस्टेंस है किलोमीटर 40 का, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 8 बजे अगर चलेगा तो ये इतना दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा, सो बताइए। 1/3 दूरी ही चलता है, 1 किलोमीटर ही चलता है सामान्य गति का 3/2 के स्पीड से। तो यहाँ पे जो समय रहेगा वो समय रहेगा डियर दूरी बटा में फिर से चाल, तो दूरी है 1 और बटा में चाल करेंगे 3/2, ये हो जाएगा डियर 2/3, ये 2/3 आवर हो गया। अब देखिए यहां से 3/2 आवर, 3/2 आवर को हम बोल सकते हैं 90 मिनट। शुरुआत में 90 मिनट का समय ले रहा था, 1/3 भाग वह चल चुका है 3/2 के स्पीड से, यानी कि 2/3 घंटा। इसको जब हम मिनट में बदलेंगे डियर तो ये 20 दूना क्या आ जाएगा 40 मिनट, यानी कि इतना के स्पीड से चल के यहाँ पे 40 मिनट समय गवा दिया। अब उसको समय से ही ऑफिस पहुंचना है, बोला गया कि वह कार्यालय समय पर पहुंचने में सफल रहा, तो टोटल समय इसको लगता है 90 मिनट जाने में, 40 मिनट ये चल चुका है, तो यहां से लेकर यहां तक में इसको चलना पड़ेगा 2 किलोमीटर कितना देर में 50 मिनट में। तो यहाँ का जो चाल होगा ये चाल किसके बराबर होगा, चाल बराबर दूरी बटे में समय, दूरी हो गया 2 किलोमीटर और समय 50/60 यानी कि 5/6 हो जाएगा। जब इसको पलटिएगा तो 2 गुने 6/5 यानी कि डियर ये 12/5 हो गया। तो आपसे पूछा यही गया है कि तो यात्रा के शेष भाग में रविंदर ने अपनी सामान्य गति की कितनी गति से यात्रा की? तो इसका जो डियर सामान्य गति था ये था 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये था। इसका कितना से किया मुझे पता नहीं, लेकिन ये फाइनली आया 12/5। पहले सामान्य गति था 2 का कितनी गति से किया को पता नहीं, 2 का कितनी गति से, 2 का x गति से, लेकिन फाइनली इसका गति आया कितना 12/5। इसको काट देंगे 2 छक 12 यानी x का वैल्यू 6/5 की गति से, सामान्य गति का 6/5 की गति से यह तय कर दिया। अगला ये दूरी का, ये थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन ये पढ़ेंगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा, नॉलेज खुलेगा, तो और भी प्रश्न जो है ना आपको आसान लगेगा। अब सभी प्रश्न को आसान ही बनाइएगा, सभी प्रश्न आसान बना ही पढ़िएगा, सिंप्लीफिकेशन पढ़िएगा, परसेंटेज पढ़िएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा, एकदम इजी क्वेश्चन, तो उससे थोड़ी नहीं एग्जाम आपका निकल जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका माइंड का लेवल, IQ लेवल बढ़े। जब IQ लेवल बढ़ जाएगा ना तो सारे प्रश्न को हल आप करके आएंगे एग्जाम में से। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 20। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 कितना छोटा सा प्रश्न, चुटकी में इसका आंसर आप दे सकते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है, मतलब कौन ऐसा संख्या जो वर्ग नहीं है, वर्ग। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये 20-25 एक वर्ग संख्या है। 20-25 ये वर्ग संख्या है किसका, 45 का। 12-25 भी है 35 का, ये 35 का स्क्वायर है, ये 45 का स्क्वायर है, और ये 65 का स्क्वायर है। लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर ये नहीं होगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो सबका वर्गमूल निकालिए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका वर्गमूल ना निकलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 21 में लिखा गया है, खुदरा विक्रेता ने 10 रुपया में 7 की दर से वस्तुएं 11 रुपया में 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपया की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। यदि माना जाता है कि औसत क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए, तब प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सो इजी प्रश्न है,
एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, तो 70 रुपया इन्वेस्ट यहाँ कर दिया। 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, तो 99 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं, यानी 15 गुने 14 210 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। टोटल इन्वेस्ट कितना किया ये? तो 210 और 99, तो ये 100 हो गया, तो 309 हो गया। ये 309 और 70, 379 रुपया इन्वेस्ट किया। कितना वस्तु को, कितना वस्तु पे इन्वेस्ट किया? 379 रुपया। 10 रुपए की 7 वस्तु, 7 वस्तु उधर हो गया। 11 रुपए की दर से 9 वस्तु, 7 और 9 16 और 14 30 वस्तु। इसका ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और पूछा है कि अगर 20% लाभ होना चाहिए तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 20% का लाभ होगा, यानी कि 120 पर इसको ये बेचेगा। 30 चौका 120, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड 100 है, तो आसान है, ऊपर मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 7 का 28 3 31 हासिल 3, 4 के 12 3 15 डिवाइड 100, क्या आ जाएगा डियर? 15.16। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। कोई भारी प्रश्न है? नहीं। ये किस रेट से खरीद रहा है? तो टोटल पैसा कितना लग रहा है? 379। कितना वस्तु के लिए? किस वस्तु के लिए? डिवाइड कर देंगे, एक वस्तु का दाम आ गया और एक वस्तु पर हमको 20% का लाभ चाहिए, तो 120% से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15.16। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये था डियर आपका प्रश्न संख्या 21। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या दिया गया है? तो प्रश्न में दिया गया है ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? और ये दशमलव में दिया गया है, तो घबराएंगे नहीं। ए और बी बोला है, तो ए प्लस बी 12 दिन बराबर 12, बी प्लस सी 16 दिन यानी बराबर 16, और ए प्लस सी 24 दिन बराबर 24। ये सबका एलसीएम डियर 48, 12 48, 16 48, 24 48। ये क्षमता क्या सबको पता है। यहाँ क्षमता हमको एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो ये 2 इंटू ए बी और सी आ जाएगा, और ये बराबर में 4 3 7 2 9 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी का जो क्षमता हुआ डियर ये 9/2 हो गया। सबको पता है जब समय निकालना होगा ना, तो समय बराबर टोटल वर्क 48 है, इसमें डिवाइड करेंगे क्षमता से, यानी कि 9.9/2 से। अब 9/2 से डिवाइड करने का मतलब 2/9 से मल्टीप्लाई करना। 48 गुना हो गया डियर 96/9, ये हो जाएगा डियर 9 1 कम 9, 6 बच गया, तो 0 उतारेंगे। 9 6 54, 10.6। अब 10.6 से आगे आंसर आएगा, तो अब आगे डिवाइड नहीं करके ऑप्शन डी हमको झलक रहा है, तो मार देंगे। 10.67 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए। ये सब टाइम एंड ओवर का सो इजी प्रश्न है, एक बार कंसेप्ट समझ लिए तो गर्दा गर्दा पूरा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये था आपका प्रश्न संख्या कितना? ये था आपका प्रश्न संख्या 22। ये प्रश्न संख्या 22 हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 23 में लिखा गया है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा? देखिए, हमें पता नहीं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, ये मान के चलते हैं टोटल डिस्टेंस इसका डी है। एक आदमी 5 घंटे में की यात्रा पूरी करता है, टोटल समय उसको लगेगा 5 घंटा। वह यात्रा के पहले आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब यात्रा के आधा भाग को आधा, यात्रा जितना होगा उसको आधा करना है, तो डी का आधा करना थोड़ा सा मुश्किल वर्क है। मतलब डी का आधा करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको 2D मान लिए। कोई दिक्कत किसी?
अब आधा डिस्टेंस यानी कि डी डिस्टेंस कितना के स्पीड से चलेगा डियर? 21 के स्पीड से। डी बटा 21, समय बराबर दूरी बटे में चाल, ये समय आ गया। फिर आधा दूरी 24 के स्पीड से। अब ये दोनों समय मिलाकर इसको 5 घंटा लगता है, बराबर 5 कर दिए। 21 और 24 का एलसीएम सबको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो 21 गुने 24 लिखिए, 21 गुने 24, और पता है तो मल्टीप्लाई करके लिखिए। भैया कि सर हमको तो पता है 21 और 24 का एलसीएम 7 गुने 3, ये होता है 6 गुने 4, तो 7 गुने 3 6 गुने 4, ये 12 7 84। इन 24 के पारा में 84 नहीं आएगा। आप 21 और 24 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा डियर 168। 21 8 168, तो 8D हो गया। ये 24 7 168, तो ये 7D हो गया, बराबर हो गया डियर ये 5। 8 7 15D बटे 168 बराबर हो गया ये 5 बटा में कुछ नहीं तो 1। 5 के पारा में काट देंगे, 5 के 15 कट जाएगा, ये 3D। ये आ गया डियर 3D बराबर 168। हमको बताना है यात्रा की कुल दूरी, तो हमको कुल दूरी तो 2D का मान निकालना पड़ेगा। तो 3D बराबर 168, तो 2D बराबर 168 डिवाइड 3D इंटू 2D। डी से डी कैंसिल कर देंगे, 3 5 15, 3 6 18, यही ना। 56 दूना 112, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको आप शॉर्टकट में ही बना सकते हैं, इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। यदि आप सभी बात को समझ गए होंगे तो मन ही मन सोचिए इसका कोई डिस्टेंस होगा, कुछ ऐसा डिस्टेंस मानी जिसका आधा करना आसान रहेगा। हम ये मान के चलते हैं उसका डिस्टेंस 2x 2d 2m 2a कुछ भी मान लीजिए, 2 का आधा कर सकते हैं। तो 2 का आधा यदि हम 2x मान लेते हैं तो 2x, तो x दूरी चल रहा है कितना के स्पीड से? 21 के स्पीड से। फिर आगे का चल रहा है x दूरी 24 के स्पीड से। टोटल समय 5, ये बराबर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। संख्या 24 क्या लिखा गया है? 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 450 किलोमीटर, तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। तो 2 रेलगाड़ी है तो इसको ट्रेन 1 और ट्रेन 2 मानिए। चाल का जो इसका रेशियो है ये 5:6 है। जब डिस्टेंस सेम रहे तो ये टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट होता है। दूसरा रेलगाड़ी कितना ले रहा है डियर? 5 घंटा, और यहाँ पे 5 है, तो ये रियल ही मान लीजिए कि ये 5 घंटा है दूसरा रेलगाड़ी का। तो पहला रेलगाड़ी कितना लेगा? 6 आवर लेगा, और दोनों चलता है 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर। तो ये अगर 450 किलोमीटर चले तो इसका चाल क्या हो जाएगा? सबको पता है चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो 450 बटा में 6 कीजिएगा, 6 7 42, 6 5 30, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है दूसरी गाड़ी। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में जो लिखा गया प्रश्न है, एक 5 अंकों की संख्या 2 4 7 x और 8 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है? ये कोई भारी सा प्रश्न नहीं है, इसके लिए ना आपको पता होना चाहिए था विभाज्यता का नियम। 2 4 7 x के जगह पे हम डैश देते हैं और ये 8 लिख देते हैं, और इसमें डिवाइड होना चाहिए डियर 44 से। अब देखिए 44 को आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 4 गुने 11 में। जब 4 गुने 11 में इसको आप तोड़ेंगे 4 गुने 11 में, मतलब ये संख्या 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। तो इसमें छोटा सा कौन है? 4 है, जिसका नियम आपको पहले पता होगा। 11 का तो बाद में पता होना चाहिए।
पहले आपको 4 का नियम पता है जो इजीली आपको लगता है। तो 4 का नियम कहता है लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। यहां यदि ऑप्शन ए को रखेंगे तो ऑप्शन ए का मतलब यहां पे 1 रखना पड़ेगा। क्या 1 रखने से ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डियर गलत। अब देखिए 2 रखेंगे यहां पे तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड लग जाता है। तो ये नहीं कि ये सही हो गया, इसको चिन्ह लगा के रखिए कि ये होगा। इसी प्रकार से 3 रखेंगे तो नहीं होगा और 4 रखेंगे तो हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन में से कौन होगा? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता तो आंख बंद करके सही मारते। दोनों ऑप्शन आ रहा है तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको करना पड़ेगा बारी बारी से दोनों को रखिए और रख करके आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 4 के साथ साथ 11 से कौन डिवाइड है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी 2 रख दिए तो क्या 11 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 11 से डिवाइड को चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये अल्टरनेट को जोड़ते हैं। 8 और 7 15, 15 और 2 17, 4 और 2 6, 17 में से 6 माइनस कीजिए 11। जो अंतर रहेगा वो 11 से भाग लगना चाहिए। तो बिल्कुल लग रहा है, 11 से भाग लग रहा है। इसका मतलब ये आपका सही जवाब हो गया। अब आपको यह कि सर अगर 4 लेकर के देखते तो क्या ये नहीं लगता? देखिए बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर ये 4 ले लिए तो 8 और 7 15 और 2 17, 17 में से 4 और 4 8 घटाइएगा तो 9 होगा, जो कि 11 से डिवाइड नहीं लगेगा। इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन आता तो 4 के नियम से ही बन जाता। ऑप्शन 2 आ गया 4 के नियम पे तो 11 के टेबल पे चेक कर लेंगे 11 के नियम पे, तो पता चला कि 20 सही है। उम्मीदें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 26 ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 26 में क्या लिखा गया है? 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पे 256 और 16 के गुणनफल, 256 और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है कि 256 का वर्गमूल और ये 16 का वर्गमूल। 256 का वर्गमूल 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसके गुणनफल का वर्गमूल, ये गुणनफल हो गया, इसका फिर वर्गमूल 16 चौका ये 64 होगा डियर, बाहर निकलेगा तो ये 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत ना होगा समझने में। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 27 की तरफ। प्रश्न संख्या 27 में क्या लिखा गया है? 2 कुर्सियां और 1 मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपए में खरीदी जा सकती है। तो 1 कुर्सी का लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1 कुर्सी का लागत ज्ञात करना है तो करना क्या पड़ेगा? कुर्सी और मेज का चर्चा है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए डियर कि शॉर्टकट में कुर्सी को x मान लीजिए, मेज को y मान लेते हैं। 2 कुर्सियां यानी कि 2x। 1 कुर्सी का दाम यदि हम x रुपया मान लिए और 2 कुर्सी का दाम हो जाएगा 2x। 1 मेज का दाम y रुपया तो 1 मेज y रुपया हो गया। दोनों को 170 में खरीदी जा सकती है तो 2x प्लस y बराबर हो गया डियर 170। उसके बाद 5 कुर्सियां और 4 मेज, 5 कुर्सियां यानी कि 5x प्लस 4 मेज यानी कि 4y, ये 530 में खरीदी जा सकती है। तो 1 कुर्सी का दाम बताइए यानी कि आपको x का वैल्यू बताना है। अब x का वैल्यू बताना है तो y को काटना पड़ेगा। अब y को किस प्रकार से काटेंगे? ये 4y है तो यहाँ भी 4y होना चाहिए। इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये 4 दूना क्या हो जाएगा डियर 8 हो जाएगा। ये 17 चौका 68 यानी कि 680 हो जाएगा। तो आप मन ही मन समझिए घटाने पर ये कट गया तो 8x में से 5x घटेगा तो ये 3x बराबर 680 में से 53 घटाएंगे ये हो जाएगा डियर 150 और x का मान यहां से आ जाएगा डियर 50। यानी कि कुर्सी का जो मूल्य है, एक कुर्सी का मूल्य वो 50 रुपया है।
ऑप्शन बी करेक्ट। उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत ना होगा समझने में। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 में क्या लिखा गया है? एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपया 53 शेष है। 67.14 जमा करने और 70 रुपया 16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भारी सवाल नहीं है। मान लीजिए कि एक्स आप है और आपके अकाउंट में 90 रुपया 53 है। आपके अकाउंट में 90 रुपया 53 है। 67.14 जमा कर दिए। जब इसमें जमा कर दीजिएगा 67.14 तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 5 1 6, ये 7 और ये 9 6 15, 157.67 रुपया आपके अकाउंट में हो गया। फिर आप क्या करते हैं कि 70 रुपया 16 आप निकाल लेते हैं, तो आप माइनस कर देंगे 70 रुपया 16। 7 में 6 गया 1, 6 में से गया 5, 0.7, 15 में 7 गया 8, 87.51 रुपया अब आपके अकाउंट में बचा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं इस सब प्रश्न को समझने में। चलिए बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। यहाँ पे बात करें तो एचसीएफ बोला है कि 2 है, और एलसीएम की बात करें तो 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। बड़ी संख्या मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y, सपोज दैट कि x बड़ा है, तो बोला है कि बड़ी संख्या जो होगा x छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक, छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक, तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा बताना है? छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पे x को हम बड़ी संख्या माने हैं, y को छोटी संख्या माने हैं, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनेगा? मान लीजिए कि वो छोटी संख्या 4 है सपोज दैट, तो ये डियर 4 दूना 8 8 10 हो जाएगा ना। तो एक संख्या आ गया। देखिए अगर हम y को 4 माने तो x का मान 10 आ गया। क्या 10 और 4 का एलसीएम 72 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत जवाब। अगर हम ये b को सही मान लेते हैं, छोटी संख्या b है, तो ये y 6 हो जाएगा। 6 दूना 12 2 14 हो जाएगा। क्या 14 6 का एलसीएम 72 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अब y को हम 8 मान लेते हैं, इसको अगर हम 8 मान लेंगे तो 8 दूना 16 और 2 कितना हो जाएगा डियर? 18, ये 18 हो गया। क्या 8 और 18 का एलसीएम 72 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 18 चौक 72, 18 72। तो इस प्रकार से समझ गए कि 18 और 8 सही जवाब होगा। और 18 और 8 में यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोला गया कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक। बड़ी संख्या 18, छोटका के दुगुना से 2 अधिक है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 8 हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा। चेक करेंगे तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 30 ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 30 में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 30 में कहा गया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न डबल बार आ गया, इसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक ना। आंसर तो आपको पता ही होगा, पीछे तुरंत बनाए 8। ये डबल बार प्रश्न लिखा गया, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। प्रश्न संख्या 31, ये प्रश्न संख्या 31, 29 और 30 दोनों सेम प्रश्न था, मिस्टेक से टाइपिंग हो गया। यदि 4/5 अनुपात 12/10 समान अनुपात x/6 अनुपात 9/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, जब x का मान ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहला तरीका है कि अगर बीच में समान अनुपात का चिन्ह हो और ये अगर सिंपल रेशियो में रहता तो ज्यादा बेटर होता, लेकिन ये सिंपल रेशियो में नहीं है, फिर भी आप
कर सकते हैं, लेकिन इसमें तरीका वही रहेगा कि नजदीक वाला को नजदीक से गुना, दूर वाला को दूर से गुना। 12/10 को मल्टीप्लाई करेंगे x/6 से, जो कि बराबर होगा 9/2 को 4/5 के मल्टीप्लाई के बराबर। 6 के पारा में 2 मरतबे काट देंगे, 2×5 = 10। कुल मिलाकर यहाँ पे x/5 आ गया। 2 दूना 4, 9 दूना 18 बटे हो गया डियर ये 5। ये 5 से 5 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा डियर 18। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। समझे? कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे ये जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ तो थोड़ा करने में आपको कठिनाई लगेगा, लेकिन बात कुछ नहीं है। दूर वाला का दूर से, नजदीक वाला का नजदीक से मल्टीप्लाई करना है और आपस में बराबर कर देना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 32। प्रश्न संख्या 32 में क्या लिखा गया है? 750 के 80%, 120% के 40% ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप बना लीजिएगा। 750 80% बोले तो 80/100 लिखिएगा, काट दीजिएगा तो 20 चौका 20 पते। 120% यानी 120/100 लिखिएगा, 20 छक्का 20 पते 100। 40% 20 × 40 20 पते 100। अब देखिए यहाँ पे 25 25 25 तिहाई 75 यानी कि 30 आ जाएगा। 5 छक 30, 6 1 36 गुने 4 दूना 8, 6 8 48, 8 1 24 और 4 28, 288, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। कर लीजिएगा इस सब प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न संख्या हुआ 32, यानी कि 32 से आगे हो गया ये, सॉरी 33। लिखा गया है कि लागू होने वाले कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट दी जाती है। जब कोई डिस्काउंट लगातार दिया जाता है तो इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि 20 या 10 30% का डिस्काउंट हुआ, नहीं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा या बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सब प्रश्न का बेसिक्स क्या बनाएंगे? फार्मूला से चुटकी में बन जाएगा, बेसिक से ही बन जाएगा। अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर नहीं हमको फार्मूला याद नहीं रहता है, बेसिक बताइए, तो बेसिक से सीखिए। मान लीजिए कि किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है ये, और जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो एमआरपी पे, एमआरपी यदि 100 रुपया है, 100 पे पहली बार यदि आप 20% का डिस्काउंट कर दिए तो 100 का 20% 20 रुपया ही होता है। तो ये आप 80 रुपया में उसको बोल रहे हैं कि ले लो, लेकिन ये सामान नहीं लेगा, बोलेगा कि नहीं मुझे फिर से डिस्काउंट दिया जाए। फिर आप इसको 10% का डिस्काउंट दीजिएगा, तो 80 का 10% 8 होता है, यानी कि 80 में से 8 घटाइएगा तो इसको बेच दीजिएगा 72 में। तो 100 रुपया का सामान आप कितना बेच रहे हैं डियर? 72 में। कितना कम कर दिए? मात्र 28 कम किए। 28 कम किए, ये 28% के बराबर हो गया। लेकिन यही बात आप फार्मूला से भी निकाल सकते थे। पहला छूट 20%, दूसरा छूट 10%, जोड़ दिए, घटाव का चिन्ह, 20 गुने 10 बटा में 100, 20 आ 10 30 माइनस ये काट देंगे तो 2 एकम 2, घटा के ये 28% चुटकी में ले आएंगे। कोई दिक्कत समझने में तो बताइए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 34, क्या लिखा गया है? ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। आपको दर ज्ञात करना है, तो पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला, दर बराबर, हमेशा दर निकालना हो, समय निकालना हो या मूलधन निकालना हो, SI गुने 100 को ऊपर रखिए। दर निकालना हो तो मूलधन और समय को नीचे मल्टीप्लाई में रख दीजिए, मूलधन और समय को। यहाँ पे SI यानी कि साधारण ब्याज कितना मिलता है डियर? 440, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। और मूलधन की बात करें तो यहाँ पे मूलधन आपका 1000 हो गया, और समय की बात करें तो 5 वर्ष हो गया। ये 000 से ये कट जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 8 40, 5 8 40, 8.8% इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैथ का लास्ट क्वेश्चन बचा, उसके बाद चलेंगे डियर हिंदी के तरफ। मैथ के लास्ट का क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? वह समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, और लिखा गया है ना
ह के जगह पे यहाँ पे वह होना चाहिए था, ह और वह दोनों। यानी कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,331 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10% होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है डियर? 10%। और यहाँ पे एसआई की बात, सीआई की बात करें तो 331, और प्रिंसिपल दिया गया है आपको 1,000। प्रिंसिपल 1,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 331 है। इसका मतलब कि अमाउंट जो होगा फाइनली वह 1,331 हो जाएगा। रेट भी आपको 10% दिया गया है डियर। ये 10% का मतलब 1/10, तो हम 10 से 11 लिखेंगे, इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे, इसको अमाउंट बोलेंगे। एक बार और करके देखते हैं, 10 से 11, दो बार अगर 10 से 11 करेंगे तो 100 से 121 होगा, लेकिन हमको 1,000 से 1,331 लाना है, यानी कि एक बार और 10 करना पड़ेगा। और एक बार और 10 करेंगे तो यहाँ पे 1,000 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1,331। तो प्रिंसिपल जब 1,000 हो और अमाउंट 1,331 हो तो 3 बार लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब समय हो गया 3 वर्ष। करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक मैथ को समझने में कोई दिक्कत ना होगा। और ये मैथ का लास्ट प्रश्न था 35 नंबर। उसके बाद चलेंगे डियर अब हिंदी की तरफ। तो क्या आप लोग रेडी है हिंदी की तरफ चलने के लिए? यस या नो? चलिए डियर, तो अब शुरुआत करते हैं हिंदी का। हिंदी का जो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर दीजिए। इसमें भी हम प्रश्न संख्या नहीं लिखे, लेकिन 35 प्रश्न आपको मिलेगा। तो प्रश्न में लिखा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा पुल्लिंग है, राष्ट्र पुल्लिंग है, रक्षा पुल्लिंग है, या योग्यता पुल्लिंग है? तो आपको याद रखना है कि राष्ट्र इसमें पुल्लिंग शब्द है, बाकी इच्छा, रक्षा और योग्यता ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। राष्ट्र को आप कैसे पुल्लिंग याद रखेंगे? जैसे राष्ट्र के साथ राष्ट्रपिता होता है, राष्ट्रपिता महात्मा जी को बोलते हैं, महात्मा गांधी को। राष्ट्रपति होता है, यानी कि पुल्लिंग है, तभी तो पिता और पति का इसमें वर्ड शामिल हो रहा है ना। अगर ये पुल्लिंग ना होकर के स्त्रीलिंग होता तो राष्ट्र पत्नी होता, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी होता, राष्ट्रपिता नहीं राष्ट्र माँ होता। तो ये राष्ट्र क्या है डियर? राष्ट्र पुरुष है, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इच्छा, रक्षा और योग्यता क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन याद हो रहा है कि राष्ट्र है पुल्लिंग, बाकी ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए अब बढ़ते डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, प्राण और वधु। तो क्या ये, अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें, क्या लड़का सदा बहुवचन प्रयोग होगा? नहीं, क्योंकि लड़का का अगर हम बहुवचन करें तो लड़कों होता है। घोड़ा का यदि बहुवचन करें तो घोड़ों होता है या घोड़े होता है। लेकिन प्राण का बहुवचन हम कभी प्राणे लिखते हैं क्या बुक में? वधु का बहुवचन हम वधुएं लिखते हैं। तो प्राण शब्द बहुवचन है। उदाहरण, जिले के 7 नौजवानों के कारगिल लड़ाई में प्राण न्यौछावर किए गए। ये 7 अगर अब देखिए डियर प्रश्न संख्या सेकेंड। अब देखिए प्रश्न संख्या सेकेंड, हिंदी का क्वेश्चन लिखा गया है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? सदा बहुवचन, ऑलवेज बहुवचन होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ डियर कि जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। लड़का का बहुवचन सबको पता है, लड़का का लड़के होता है, घोड़ा का घोड़े होगा, वधु का वधुएं होगा। लेकिन प्राण का प्राणे लिखते हैं, कभी नहीं ना लिखते हैं। इसीलिए सही आंसर हो गया प्राण। प्राण जो है ऑलवेज बहुवचन शब्द ही है। मान लीजिए कि युद्ध में लड़ाई हो रहा है बॉर्डर पे, और उसमें से 10 नौजवान लड़ाई में प्राण न्यौछावर कर दिए। तो यहाँ पे 10 नौजवान प्राण न्यौछावर करेंगे या प्राणे न्यौछावर करेंगे? प्राणे तो आप नहीं बोलेंगे, प्राण बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे प्राण जो है ना बहुवचन शब्द है। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हिंदी का। और अगला प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है?
तो कारक आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो इस प्रकार से आपको जब याद रखना पड़ेगा तो याद रहेगा कि कर्ता ने जो कारक है वो कर्ता के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सही आंसर हो गया आपका कर्ता। कर्ता ने यूज किसके लिए किया जाएगा? कर्ता के लिए किया जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब देखिए निम्नलिखित में सर्वनाम पूछा है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? वह संज्ञा जो किसी नाम के जगह पे यूज किया जाता है उसको हम सर्वनाम बोलते हैं, किसी के नाम के जगह पे। जैसे मेरे लिए आप आपका यूज करेंगे, मैं आपके लिए तुम का यूज करूंगा, आपका भी यूज करूंगा, तुम्हारे, हमारे, वह, यह, ये सब क्या है? यह नहीं सॉरी वह, ये सब क्या डियर? सर्वनाम है। तो यहाँ पे घर सर्वनाम होगा क्या? किसी के नाम के जगह पे हम घर का यूज कर सकते हैं? नहीं। पहाड़ का यूज कर सकते हैं? नहीं। नदी का यूज कर सकते हैं? नहीं। इसका जो सही आंसर होगा डियर वो होगा आप, यानी कि यहाँ पे जो सर्वनाम होगा ये आप होगा। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया है निम्नलिखित में से विशेषण है। विशेषण किसे कहा जाता है? जो किसी चीज के विशेषता को बताता है। निम्नलिखित में विशेषण है तो किसी चीज के विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो शांत शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। लंबाई, बुढ़ापा और समझ ये जो है विशेषण नहीं है, ये शांत जो है ये गुणवाचक है, क्योंकि अगर आप शांत हैं तो ये आपका गुण है। आप यदि लंबे हैं तो ये आपका गुण नहीं है। आप बुढ़ा गए ये आपका गुण नहीं है, ये तो प्रकृति का गुण है। आपको समझ में आ रहा है कोई चीज, ये आपका गुण नहीं है, ये तो आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है समझ। लेकिन शांत, अगर आप शांत हैं तो ये आपका गुण है एक, यानी कि यहाँ जो शांत है ये क्या है? यह एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है डियर? शांतवाचक विशेषण है। चलिए सॉरी शांतवाचक नहीं, इसको हम गुणवाचक बोलेंगे। शांत है लेकिन गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब कर्ता खुद काम नहीं करेगा, किसी और से करवा रहा है। जैसे आप बोल सकते हैं पढ़वाना। पढ़वाना का मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे से पढ़वा रहे हैं। लिखवाना, आप नहीं लिख रहे हैं, दूसरे से लिखवा रहे हैं। ये सब हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे आप सोचिए गिरना, बोलना, सुनाना या कहना, कौन होगा इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया? तो ये जो सुनाना है ये आप सुन नहीं रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं। तो दूसरे को जब आप काम दे देंगे करने के लिए तो वो क्रिया कहलाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब चलते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है डियर। तो इसमें जो वाक्य का काल है ये काल है पूर्ण वर्तमान, क्योंकि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है यानी कि अभी वो जस्ट पढ़ी है। तो पूर्ण वर्तमान का क्या मतलब होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इससे हम कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। जैसे उसने गेंद खेली है, यानी कि अभी वर्तमान में खेली है। तो ये जो काल होगा ये कौन काल होगा डियर? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक ना। अब चलते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। अब आप ये कहिए कि सर सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल ये क्या हुआ? तो सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ये पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। जैसे गरिमा कविता लिखती है, गरिमा कविता लिखती है तो यहाँ पे ये पता नहीं चलता है कि ये पूर्ण हो गया या चल रहा है काम। तो ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। इसी प्रकार से संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें, जिस क्रिया से किसी वर्तमान काल के क्रिया होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, ये बात वर्तमान में है, लेकिन आपको इस पे डाउट है कि बना रही होगी तो बन भी रहा होगा नहीं भी बन रहा होगा, इसको संदिग्ध वर्तमान बोलेंगे। संभाव्य वर्तमान जो फ्यूचर की बात करे उसको हम संभाव्य वर्तमान बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
प्रश्न में लिखा गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। तद्भव किसे कहा जाता है डियर? तद्भव, देखिए दो शब्द होता है, एक तद्भव होता है और एक तत्सम होता है। तद्भव हम उस शब्द को बोलते हैं जो तत्सम शब्द के बिगर के रूप होता है, उसको हम तद्भव बोलते हैं। या सिंपल में कह सकते हैं संस्कृत का वैसा शब्द जिसको हम तोड़ मरोड़ करके हिंदी में यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे हम तद्भव की बात करें तो यहाँ पे तद्भव तो अचरज होगा, लेकिन संस्कृत में इसको हम बोलते हैं आश्चर्य। संस्कृत वर्ड होता है आश्चर्य, लेकिन संस्कृत वर्ड को हम बोलेंगे तत्सम। इसी को जब हम पलट देंगे, इसको तोड़ फोड़ के देहाती भाषा में बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तद्भव। तो यहाँ पे अचरज जो है यह एक तद्भव शब्द है। बाकी अंधकार जो है, अंधकार एक तत्सम है, अंधकार। अंगरक्षक, अंगरक्षक ये भी संस्कृत का शब्द है, ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। आशा भी एक तत्सम शब्द है, ठीक ना। आप कहिए कि सर ये सब अगर तत्सम है तो इसका तद्भव बताइए। तो अंधकार, अंधकार का तद्भव होगा अंधियारा, अंधियारा। अंगरक्षक का तद्भव होगा अंगरखा और आशा का तद्भव होगा आस। तुम्हारे आस में हम बैठे हुए हैं, ये जो आस है ये तद्भव है और आशा क्या है डियर? तत्सम शब्द है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, शीत का विलोम होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है शीत का विलोम। आपको शीत का मीनिंग पता होना चाहिए कि शीत का जो मीनिंग होता है डियर, वो शीत का मीनिंग होता है ठंड, यानी कि ठंडा। इसका विलोम बताना है तो जस्ट उल्टा गर्म होगा। और गर्म को हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में? ठंड बोलेंगे नहीं, गीत बोलेंगे नहीं, कृष्ण बोलेंगे नहीं, उष्ण बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया डियर उष्ण। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कर का अर्थ नहीं होता है। ये कर का अर्थ नहीं होता है तो कर का मतलब आपको पता होना चाहिए, कर का पर्यायवाची पता होना चाहिए, तो ही आप बता पाएंगे कि ये कर का अर्थ नहीं है। तो कर मतलब क्या होता है डियर? कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ होता है किरण, कर का अर्थ होता है टैक्स, टैक्स मतलब भी कर होता है। कर के अन्य पर्यायवाची शब्द शुल्क भी हो सकता है, माल गुजारी भी हो सकता है, महसूल भी हो सकता है, हाथ, हस्त, पानी, बाहु, भुजा, ये सब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो कर का पर्यायवाची शब्द क्या सूर्य आया? नहीं ना आया। ये कर का अर्थ नहीं है। कर मतलब हाथ भी होगा, किरण भी होगा, टैक्स भी होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया डियर ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलेगा उसके लिए एक शब्द होगा। बताइए क्या शब्द होगा? तो जो कठिनाई से मिलता है उसको हम बोलते हैं डियर दुर्लभ। दुर्लभ कहने का मतलब कि बिल्कुल इस दुनिया में कम है। दुर्लभ, बहुत खोजने से, बहुत कष्ट करने के बाद वो मिलेगा, उसको हम बोलते हैं, जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं दुर्लभ। आप कहिएगा कि सर दुर्गम, आगम और सुलभ इसका मतलब क्या होता है? दुर्गम का मतलब होता है जहां पहुंचना कठिन हो, जहां पहुंचना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे दुर्गम। आगम का मतलब होता है जिसके पार ना जाया जा सके, जिसके पार ना जाया जा सके उसको हम बोलेंगे अगम। और सुलभ का मतलब होता है जो आसानी से उपलब्ध हो, इसको हम बोलेंगे सुलभ। ठीक ना। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत ना होगा समझने में। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला आपको सही युग्म बताना है। तो बताइए इसमें से अनिल का अर्थ क्या होता है डियर? आप सभी को पता है कि अनिल का अर्थ वायु होता है, यानी कि हवा होता है, और अनल का अर्थ अग्नि होता है, यानी कि आग होता है। तो बताइए कौन सा सही होगा? बोलिए कि सर सही तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिल का वायु, अनल का आग, यानी कि अग्नि। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब देखिए डियर अगला प्रश्न हिंदी का, पराजय में उपसर्ग है। उपसर्ग किसको कहते हैं? शब्दों के आरंभ में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे, अर्थ में विस्तार कर दे, उसको हम बोलते हैं डियर उपसर्ग। तो यहां पराजय लिखा गया है, तो ये पराजय में इसको दो भाग में तोड़िए। अगर दो भाग में तोड़ते हैं तो पहले कहिए कि सर पराजय तोड़ सकते हैं, तो क्या प उपसर्ग होगा?
नहीं होगा, क्योंकि राजे कोई वर्ड नहीं है हिंदी का। उसके बाद अगर प नहीं होगा तो इसको हम प आ र में तोड़ेंगे। तो प आ र में नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे आकर आ जाता है तो ये संधि विच्छेद में आ जाएगा, तो फिर ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। परा, ये जो परा है इसका मतलब होता है उल्टा या पीछे, ठीक ना, यानी विपरीत होना। तो परा यहाँ पे एक उपसर्ग है और जय एक शब्द है। जय मतलब जय जयकार, विजय, जीत। पराजय, पराजय मतलब आपकी हार, इसका जस्ट उल्टा। तो यहाँ जो उपसर्ग होगा डियर वो परा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? प्रश्न में लिखा गया है लिखावट में प्रत्यय है। अब उपसर्ग का जस्ट उल्टा होता है डियर प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के शुरुआत में लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के लास्ट में लगता है और उसके अर्थ को चेंज कर देता है। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको याद रखना पड़ेगा लिखावट में, यहाँ देखिए लिखावट, लिखावट यानी कि यहाँ पे आवट आ रहा है अंतिम में ना, तो आवट हो गया डियर इसका प्रत्यय। आवट क्या हो गया इसका? प्रत्यय। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका आंसर आप बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। सबको पता है कि महोत्सव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है डियर महाजोर उत्सव, यानी कि इसको हम बोलेंगे महोत्सव। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदी का तो आप गर्दा गर्दा उड़ा ही देते होंगे। मैंने घर जाना था, मैंने की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था मुझे, ये मैंने की जगह पे मुझे होना चाहिए था, मुझे घर जाना था, यानी यहाँ पे जो अशुद्ध अंश है वह है मैंने, मैंने की जगह पे मुझे होना चाहिए था। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है कि तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है, ये बताइए। तो डियर यहाँ पे देशभक्ति का समास विग्रह करने पे पता चलता है देश की भक्ति। देशभक्ति का मतलब क्या हुआ? देश की भक्ति। तो यहाँ पे जो की जो बीच में आता है की, देशभक्ति को हम लिखेंगे देश की भक्ति, देश की भक्ति, देश की भक्ति, लेकिन इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये की हट जाता है। की का क्या हो जाता है डियर? लोप हो जाता है। तो जब की का लोप हो जाए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास के उपरांत विभक्ति यानी कारक चिन्ह लोप हो जाता हो, उसको हम बोलेंगे डियर तत्पुरुष समास। कौन सा समास बोलेंगे? तत्पुरुष समास। जिसमें से कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास। अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित में से अव्यय है। अब देखिए अव्यय क्या होता है यहाँ पे डियर, अव्यय के बारे में आपको जानना पड़ेगा। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है डियर जो व्यय ना हो, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता हो, उसको हम बोलते हैं अव्यय। अब अव्यय में प्राचीन, प्राचीन में वचन, लिंग, पुरुष, कारक, काल का इसमें आ सकता है कि कोई परिवर्तन आ सकता है। प्राचीन से नवीन हो जाएगा, यहाँ मोटा से मोटी हो जाएगा, लिंग परिवर्तन हो गया, गरीब से गरीबी हो जाएगा, लिंग परिवर्तन हो गया। लेकिन और एक ऐसा वर्ड है यहाँ पे, शब्द है जिसका हम लिंग परिवर्तन या वचन परिवर्तन या काल के अनुसार से ये नहीं बदल सकता है, इसीलिए यह हो गया अव्यय। याद होना चाहिए अव्यय, जिसमें कोई परिवर्तन समय के अनुसार से, काल के अनुसार से, ये वचन के अनुसार से ना हो, उसको हम बोलेंगे अव्यय। अब चलिए डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह। अब देखिए सबको पता है कि हिंदी में जो पूर्ण विराम दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है, बाकी के बारे में आप जानते ही होंगे। इसको हम बोलते हैं आश्चर्यवाचक, और इसको हम बोलते हैं डियर बिंदु, और इसको बोलते हैं डियर प्रश्नवाचक। बाकी ये पूर्ण विराम है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दूध का धुला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सबको पता है दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। दूध का धुला होना मतलब एकदम आप चिकन चाकन है, मतलब आपके पास कोई गलती ही नहीं है, आप कोई गलती ही नहीं किए हैं, मतलब आप निर्दोष हैं, निर्दोष। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है,
शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का मतलब जो आदमी ताकतवर है, शक्ति संपन्न है, वो आदमी अपना काम कहीं भी बना लेता है, यानी जिसकी लाठी है उसकी भैंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम कहीं भी बना लेता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है। यहाँ पे बताया गया है कि शब्द अलंकार, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शब्द अलंकार क्या होता है। शब्द अलंकार को ही हम यमक अलंकार कहते हैं। और यमक अलंकार क्या होता है, जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ भिन्न हो, उसको हम बोलेंगे यमक अलंकार। और यमक अलंकार को ही हम शब्द अलंकार बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर डी, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि का मतलब हुआ जो बोलते वक्त तालु सटे ऊपर, उसको हम बोलते हैं तालव्य ध्वनि। अब सबको पता है टॉ, टॉ तालाब, तल यहाँ नहीं सच रहा है, टॉ आप कंठ से बोल रहे हैं, तो ये हो गया कंठव्य, क से कंठे ध्वनि हो गया ये। उसके बाद सॉरी यहाँ अब देखिए डियर प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अब देखिए डियर अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि का मतलब होता है जो तालु के सहायता से बोला जाता है। पहला ऑप्शन है लिखा हुआ टॉ, ये जो आप टॉ बोल रहे हैं टॉ, ये मूर्धा से बोलते हैं आप, तो ये हो गया मूर्धा ध्वनि। उसके बाद लिखा हुआ है प, ये जो प बोल रहे हैं आप ओठ से बोल रहे हैं, यानी ओष्ठ ध्वनि हो गया ये। और ये जो स, ये तालु से बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं तालव्य ध्वनि। और आप सभी को पता है कि इसको हम तालव्य स बोलते हैं, स, तालव्य स। ये क हो गया, क को हम बोलते हैं कंठ्य ध्वनि। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा गया है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अब देखिए यहाँ पे वर्ण दो टाइप का होता है, एक अघोष वर्ण होता है और एक सघोष वर्ण होता है। ये दोनों में आप अंतर समझिए कि अघोष वर्ण होता क्या है और सघोष वर्ण क्या होता है डियर। सघोष वर्ण उसको कहते हैं ध्वनि के रूप में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारित करने में स्वर तंत्र या झंकृत हो, यानी कि यहाँ पे कंपन होना चाहिए। मतलब जब हम कुछ बोलते हैं कोई स्वर या व्यंजन और यहाँ पे यदि कंपन हो, वाइब्रेशन हो, उसको हम बोलेंगे सघोष वर्ण। और जहाँ पे कंपन ना हो उसको हम बोलेंगे अघोष वर्ण। जैसे क में यहाँ पे डियर कोई धड़कन नहीं होता है, ये हो गया अघोष वर्ण। अब इसी के साथ बोलिए ग, यहाँ पे धड़कन हो जाएगा, तो ये हो गया सघोष वर्ण। अब आप सोच के बताइए कि इसमें अघोष वर्ण कौन है। ग, घ, ज, यहाँ पे देखिए धड़कन होगा, जहां पे धड़कन हो वो सघोष, जहां पे धड़कन ना हो वो अघोष। कुछ आपको याद करना पड़ेगा। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, ये सबका दो दो लेटर ये अघोष में गिनती आएगा, बाकी जो बच जाएगा ये सघोष में गिनती आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा गया है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। अब देखिए यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग याद करने वाला बात, उपहार, ग्रंथ और मस्तक ये सब पुल्लिंग शब्द है। रचना को याद रखिएगा, ये रचना जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न में लिखा गया है कामायनी के रचनाकार है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कामायनी के जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है। वो क्या है, सॉरी वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेवी वर्मा, ये इसका रचनाकार नहीं है। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गोदान किसका उपन्यास है। गोदान किसका उपन्यास है, सबको पता है। गोदान जो लिखे हैं ना वो लिखे हैं प्रेमचंद। करेक्ट आंसर हो गया डियर ऑप्शन बी। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक जो रचना है किसकी रचनाओं का संग्रह है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा।
और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कबीर का रचना है बीजक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र और भीष्म सानी। तो आपको याद रखना है अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है डियर? प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, ये भविष्य काल में इसको बदलना है। तो आप बताइए, ये बच्चों ने खेल खेला इसको बदलना है भविष्य काल में। आप खुद ये सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि कौन भविष्य काल में होगा। बच्चे खेल खेल चुके हैं, क्या ये भविष्य काल में होगा? नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, भविष्य काल नहीं। बच्चे खेल चुके होंगे, भविष्य काल नहीं। बच्चे खेल खेलेंगे, ये भविष्य काल है। तो डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां तक समझने में किसी कोई समस्या नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग शब्द है। अब बताइए, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। राजपूत का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है याद रखना है राजपूतानी। ठीक ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उसका चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही स्त्रीलिंग है। तपस्वी का स्त्रीलिंग बताना है। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग आपको याद रखना है तपस्विनी। ये तपस्वी का क्या है डियर? स्त्रीलिंग शब्द है। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तलवार, तलवार का बहुवचन आपको बताना है। बताइए तलवार का बहुवचन। तलवारें इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसका प्रकार है? स्वर है, व्यंजन है, वर्णमाला है या संयुक्त व्यंजन है? तो जो आप पढ़ते हैं अ आ हर्षय, हर्षव, दीर्घय, दुर्घव, ये किस में पढ़ते हैं डियर? स्वर में पढ़ते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर। अब हिंदी का लास्ट प्रश्न आपके सामने, उसके बाद चालू होगा इंग्लिश का प्रश्न। प्रश्न में लिखा गया है, इन्हीं में से कौन सा उसमें व्यंजन है? अब उसमें व्यंजन किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। उसमें व्यंजन उसको बोला जाता है डियर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अथवा बोलते समय श्वास, वायु मुख के भिन्न भिन्न रगड़ खाती है और उष्मा उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं उष्म व्यंजन। आप सोचिए, यह बोलने से क्या उष्मा उत्पन्न हो रहा है वायु में, हवा में, सांस में? प स में देखिएगा एकदम निकलेगा आपको, ये उष्म निकलता है स। करेक्ट आंसर हो गया स। अब यहां हिंदी हो गया समापत। अब चलेंगे डियर इंग्लिश के तरफ। अब चलते हैं डियर इंग्लिश के तरफ। इंग्लिश का पहला प्रश्न आपके सामने है और लिखा गया है, डायरेक्शन में सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है इसका बताना है एंटोनिम यानी कि विपरीत अर्थक। इनकरेज्ड, इनकरेज का मतलब होता है डियर हिम्मत देना, प्रोत्साहित करना। ठीक ना, तो इसका जस्ट उल्टा बताना है। इनकरेज का जस्ट उल्टा आपको नहीं लग रहा है कि डिस्करेज होगा, यानी कि डिस्करेज्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन डी। अब देखिए मोटिवेटेड तो नहीं बोल सकते हैं। इनकरेज का मतलब हिम्मत देना होता है, प्रोत्साहित करना होता है। मोटिवेट का ही मतलब होता है कुछ करने के लिए प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। सपोर्टेड भी नहीं बोल सकते क्योंकि सपोर्ट का ही मतलब होता है प्रोत्साहित करना ना, या सहायता करना। चीट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि चीट का मतलब भी होता है प्रोत्साहित करना या चिल्लाना होता है। तो ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब इसका आंसर बताइए। प्रश्न में लिखा गया है,
ये सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये जो दिया गया अंडरलाइन वर्ड बैफल्ड, इसका मतलब होता है डियर चकित। चकित करना मतलब आश्चर्य में डालना किसी को, इसका बताना है साइनोनिम्स। तो इसका साइनोनिम्स मतलब इसका मीनिंग मतलब वही होना चाहिए। तो आप सोचिए कंफ्यूज हो सकता है क्या? कंफ्यूज मतलब हम किसी को आश्चर्य कर सकते हैं, किसी को हम चकित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना, आश्चर्य करना, आश्चर्यचकित करना। पेसफुल नहीं हो सकता है, शांतिपूर्ण होता है। एश्योर्ड नहीं हो सकता है, एश्योर्ड का मतलब आश्वासन देना होता है। और साथ में हम कॉन्विंस नहीं बोल सकते हैं, इसका ये मतलब आश्वासन देना ही होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर कंफ्यूज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इस सभी में प्रश्न संख्या नहीं लिखा गया तो इसके लिए आप घबराएंगे नहीं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में क्या लिखा गया है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इस समय प्रश्न संख्या नहीं लिखे, घबराइएगा नहीं, मात्र 15 प्रश्न ही है। लिखा गया है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का सिनोनिम्स बताना है। एक्यूरेट का मतलब सबको पता है कि एक्यूरेट का मतलब सही होता है। जब एक्यूरेट का मतलब सही होगा तो इस ऑप्शन में एक्यूरेट का मतलब डायरेक्ट सिनोनिम्स बताइए। करेक्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल, तो करेक्टली इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि मॉडरेटली का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है डियर मध्यम रूप से। ये प्रॉम्प्टली का मतलब होता है डियर तुरंत। और ये पार्शियली का मतलब होता है आंशिक ढंग से, यानी कि छोटा रूप। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है इसका भी एंटोनिम बताइए। अटेन। ये अटेन का मतलब होता है डियर साधित करना या पाना। किसी चीज को पाना, इसको हम बोलते हैं अटेन। इसका जस्ट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट। अपोजिट का मतलब होगा छोड़ना, हिंदी में बोले तो। और छोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं अबैंडन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया है डियर इजियर सैड देन डन। इजियर सैड देन डन, इसका मतलब क्या आपको समझ में आता है? ये जो है इडियम्स है। इडियम्स का मतलब मुहावरा। पढ़ेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और, मतलब का कुछ और। तो मुहावरा आपको कुछ याद करना पड़ेगा। इजियर सैड देन डन, इसका मतलब होता है कहना आसान है, करना मुश्किल है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसका सही आंसर होगा नॉट एज इजी एट इज एपियर्स टू बी। उतना आसान नहीं है जितना लगता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया? सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। सी इज द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर इन द काउंट्री। अब देखिए यहाँ पे तो कहीं अंडरलाइन नहीं किया गया, लेकिन ये ऑप्शन को देख करके लग रहा है कि ये अंडरलाइन होना चाहिए था। ये अनरेटेड लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ये स्पेलिंग जो है ना इसका, ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो जब स्पेलिंग करेक्ट करने की बारी है तो इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि एक बार तो आप पढ़े ही हो उसको। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा? अब आप पढ़ चुके हैं APPLE पर, तो अगर हम APLE लिख देंगे तो तुरंत आप पकड़ लेंगे? नहीं सर, APPLE होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। एक जो चीज आप नहीं पढ़े तो उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, तभी करेक्ट इनकरेक्ट पता चलेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो अंडररेटेड। ये अंडर रेटेड में डबल आर यहाँ पे रिपीट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सस्टेनेबल। सस्टेनेबल में ये सस्टेन नामक एक वर्ड है जो आपको हम पिछली क्लास में ही बताए थे। सस्टेन का मतलब होता है जारी रखना, कायम रखना, बनाए रखना। तो सस्टेन का जस्ट सिनोनिम्स क्या होगा? वही होगा जारी रखना, कायम रखना, बनाए रखना। सस्टेन का होगा मेंटेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप बोलिए कि सर ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त होता है। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? अस्थायी होता है। और अनस्यूटेबल का मतलब क्या होता है? अनुपयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम दिया गया है इसका सही मीनिंग आपको बताना है। इडियम है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। टू शो मतलब दिखाई दे रहा है,
पेयर ऑफ हिल्स मतलब आपकी दोनों एरी। अब आपकी दोनों एरी दिखाई दे रहा है। देखिए सर ये कौन सा बात हुआ, दोनों एरी कब दिखता है आप बताइए। क्या आप आराम से चलते हैं तो दोनों एरी दिखाई देता है? नहीं। बिल्कुल आराम से आप चलेंगे शांत से तो आपका दोनों एरी दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोनों एरी आपको कब दिखाई देता है? जब आप दौड़ लगाते हैं, तेजी से भागते हैं, तब आपका दोनों एरी दिखाई देता है। कभी आप बरसात के दिन में या ठंड के दिन में, ठीक ना, बढ़िया जगह पे जहां पे मिट्टी ना हो, दौड़ के देखिए खाली पैरे, दौड़ने वाला का ना दोनों हिल दिखाई देगा। यानी कि वो रन फास्ट करे, जितना फास्ट करेगा उतना ज्यादा आपको उसका हिल्स दिखाई देगा। क्लीन क्लीन दौड़ने पर आपका हिल्स जो है वो क्लीन हो जाता है। ऐसा ना सोचिएगा कि अगर हम मिट्टी लगा करके दौड़ेंगे सर तो क्या मेरा हिल्स क्लीन दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। कुछ देर बाद आपके हिल्स से ना मिट्टी हट जाएगी और आपका हिल्स एकदम क्लीन क्लीन दिखाई देगा। इसका सही मतलब हुआ टू रन फास्ट। उम्मीद है याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये अंडरलाइन है कॉमन। ये कॉमन का मतलब होता है डियर सामान्य। सामान्य का एंटोनिम बताना यानी कि इसका विपरीतार्थक बताना है। कॉमन मतलब सामान्य, जनरल मतलब भी सामान्य। ये जो शर्ट है ये एक जनरल शर्ट है, कॉमन शर्ट है, सब काला पहनते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हम शर्ट लेकर के आएंगे जो किसी के पास ना हो या खुजला से कहीं कहीं मिले, कोई कोई दूसरा देश में मिले, तो वह शर्ट कौन सा शर्ट होगा? वह शर्ट रेयर शर्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन का रेयर। कॉमन का अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम रेयर, दुर्लभ, जो कहीं कहीं और बहुत कठिनाई से मिले। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न में बताना है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब ये जो एक्सपीडिशन लिखा गया है इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? तो इसके लिए आपको एक बार पढ़ा हुआ होना आपका एक बार जरूरी है। तो भाई एक बार आप पढ़ लेंगे तो ही तो आप समझ पाएंगे ना ये गलत है कि सही है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एक्सपीडिशन, ये सही होता है एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है डियर अभियान। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। और यहां पे आपको बताना है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन किया गया है सब्स्टिट्यूट का मतलब इसके जगह पे दूसरा वर्ड को रखना है, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आई रिगार्डेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, रिगार्डेड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ठीक ना। तो इसके जस्ट जगह पे आप ला सकते हैं कि जब मेरा भाई पास करता है तो उसको हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई ब्रदर ऑन पासिंग हिज ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन दी ब्लैंक्स। मतलब कौन ऐसा शब्द है? होमोफोन का मतलब होता है पढ़ने में सेम रहेगा लेकिन मीनिंग उसको समय के अनुसार से बदल जाएगा, अलग अलग होगा। इन मेनी रोड एक्सीडेंट्स पीपल ब्रेक देयर बोन्स मेनली बिकॉज देयर व्हीकल्स। अब देखिए पढ़ने में सब ब्रेक ब्रोक ब्लिक सेम लग रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है सेंटेंस है इसको पढ़ने के बाद आप क्या कह सकते हैं? इन मेनी रोड एक्सीडेंट, जितना भी रोड एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, पीपल ब्रेक देयर बोन्स, अपना हड्डी तोड़ लेता है। मेनली बिकॉज देयर व्हीकल्स फेल, व्हीकल में क्या फेल कर जाता है तो ऐसा होता है? कहिएगा कि सर व्हीकल में स्टीयरिंग फेल हो जाता है, गलत। व्हीकल में जब ब्रेक फेल हो जाएगा ना तो अधिकतर आदमी को ब्रेक फेल होने के वजह से ही एक्सीडेंट हो जाता है। अधिकतर आदमी को, अधिकतर रोड एक्सीडेंट में ब्रेक ही फेल करता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक जो लिखा गया है इसको याद कर लेंगे BRAK ही होगा। अगर यहाँ पे BREAK लिखा हुआ होता तो इसको आप गलत कर देते। ये ब्रेक का मतलब होता है ठहरना, ठहराव। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। शिवकाशी इज फेमस फॉर इट्स डैश बॉक्स इंडस्ट्री एंड आई एम अनेबल टू फाइंड अ डैश फॉर माई पर्पल ड्रेस। शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होना चाहिए। जो माचिस होता है ना, माचिस बॉक्स, ये मैच बॉक्स, इसको मैच बॉक्स भी बोल सकते हैं, माचिस बॉक्स, ये सबसे अधिक जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है डियर शिवकाशी में। सबसे अधिक ये शिवकाशी में बनता है। शिवकाशी फेमस है माचिस बनाने के लिए, पटाखा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैच बॉक्स यानी कि यहाँ पे मैच रख देंगे तो ये मैच बॉक्स हो जाएगा।
और यही मैच यहाँ पे भी रख देंगे ना, यही मैच यहाँ पे भी रख देंगे, तो ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बताइए कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है। तो पहले से आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो परमानेंट लिखा गया है, ये परमानेंट यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं डियर लास्ट प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न इडियम्स एंड फ्रेज का है। इसका जवाब आप दे पाएंगे या नहीं। ए नाइट ऑल, ये नाइट ऑल मतलब रात का उल्लू ना। समवन हु हैज गुड आई साइट, जिसको बढ़िया से दिखाई दे, क्या उसको हम ए नाइट ऑल बोल सकते हैं? समवन हु वर्क्स वेरी हार्ड, जो बहुत हार्ड कठिन काम करे, उसको हम नाइट ऑल बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। समवन हु नेवर वर्क्स, जो कभी काम ना करे, उसको नाइट ऑल, गलत। ये पर्सन हु प्रेफर्स टू बी अवेक लेट एट नाइट, जो रात भर जगे, उसको हम बोलते हैं नाइट ऑल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे इंग्लिश का क्लास होता है समापन। तो आपका सभी क्लास हो गया, मैथ भी हो गया, हिंदी भी हो गया और इंग्लिश भी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग का सपोर्ट और प्यार शेयर बना हुआ रहेगा ना, तो मुझे ही पढ़ाने में आनंद आएगा, और आप भी पढ़ेंगे ना तो आपको भी जॉब मिलेगा, तो आपको भी आनंद आएगा। तो लगातार प्रैक्टिस को रखिएगा जारी, तभी होगी नौकरी सरकारी। तो लगातार प्रैक्टिस की जो हम आपको करा रहे हैं, कहीं से भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को एक बार धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। अब ये क्लास लगातार चलेगा, लेकिन एक दिन बीच करके चलेगा, क्योंकि इस पूरे 85 प्रश्न को बनाने में, खोजने में, लिखने में ना लगभग पूरे दिन का समय समाप्त हो जाता है। तो एक दिन का समय तो इसी में लग जाएगा। तो अगले दिन हम आपको इसका क्लास दे पाएंगे, इसके लिए माफी चाहेंगे कि एक दिन बीच का क्लास आएगा। इसके बाद क्लास कलर के लिए भी आएगा प्रैक्टिस सेट, और रेलवे के लिए मैथ रीजनिंग का भी क्लास आएगा। तो लगातार आप लोग अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, ताकि मुझे ही मजा आएगा और आपको भी जॉब मिलेगा तो आनंद आएगा। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।